ये कहानी पूरी तरह से डब स्टोरीज हब की ओर से है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज का रोमांचक एपिसोड। एपिसोड 266। नेथन को ले जा रही कार को भी अचानक रुकना पड़ा। चूंकि वे कार में रहते हुए गोलियों से बच नहीं सकते थे, इसलिए कार को एक ढाल के रूप में इस्तेमाल करना बेहतर होगा। कोई समय बर्बाद किए बिना 3 पुलिस अधिकारियों ने तुरंत कैबिन के दरवाजे खोले। इसके बाद उन्होंने नेथन को खींचते हुए कार से बाहर निकलने के लिए तेजी से कदम बढ़ाए। ओलिविया की तरह, चूंकि उन्हें ये नहीं पता था कि उन लोगों का इरादा क्या है जो उन पर हमला कर रहे हैं, उनके पास नेथन की रक्षा करने के साथ साथ उसकी भागने की कोशिश को रोकने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, अगर यह सच है कि उसे बचाने के लिए लोग आए हैं। नेथन के पास 3 पुलिस अधिकारियों के साथ जाने की ताकत नहीं थी। चूंकि कार सड़क के पार रुक गई थी, जब वे कार से बाहर निकले तो वे हमलावरों की सीधी नज़र से बाहर थे। जब वे कार के पीछे छिपे, पुलिस अधिकारियों ने पीछे से आ रही कार पर गोली चलाना शुरू कर दिया, और जो लोग काफिले की अगली कार में थे, वे सामने से आ रही कार पर गोली चला रहे थे। लेकिन उन्हें ये देखकर आश्चर्य हुआ कि हालांकि उन्होंने कार पर कई गोलियां चलाईं, कार में गोलियों के प्रवेश का कोई संकेत नहीं था। कार के टायरों के बारे में तो वे देख भी नहीं पा रहे थे, न ही उन्हें निशाना बनाने की कोशिश कर रहे थे। बकवास, ये कार बुलेट प्रूफ है। इस तरह की बुलेट प्रूफ कार बनाने के लिए और किसके पास संसाधन हो सकते हैं सिवाय सेना के। एक पुलिस अधिकारी ने अपनी आवाज में स्पष्ट निराशा के साथ चिल्लाया। चूंकि उन पर गोलीबारी हो रही थी, हमलावरों ने भी अपनी कारों से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं की ताकि वे पलटवार कर सकें। इस स्थिति में उनके पास केवल एक ही विकल्प था, पुलिस की ओर बढ़ना, जो कार के पीछे छिपी हुई थी। ओलिविया पहले ही पहुंच चुकी थी और नेथन को अपने कब्जे में ले लिया था। अपनी ताकत के साथ उसे खींचने में उसे कोई समस्या नहीं हुई, जबकि वह दुश्मनों पर गोली चला रही थी। उसे भी ये एहसास हुआ कि कारें बुलेट प्रूफ थीं। इससे उसका चेहरा बिगड़ गया। उसके ज्ञान के अनुसार बुलेट प्रूफ कारें आसानी से उपलब्ध नहीं होती। ये केवल उन लोगों के पास होती थी जिनके पास अच्छी खासी दौलत होती थी। जब वह मिशन पर आ रही थी, उसने उस व्यक्ति की जांच नहीं की जिसे उन्हें जेल में ले जाना था। उसने सोचा था कि ये बस एक और अपराधी है जिसे जेल में ले जाना है। लेकिन जिस तरह से चीजें चल रही थीं, ये स्पष्ट था कि उसकी पृष्ठभूमि गहरी थी या उसके अपराध उससे कहीं अधिक भयानक थे जितना उन्होंने सोचा था। आखिरकार, अगर हमलावर वास्तव में नेथन के दुश्मन थे, तो ये स्पष्ट होगा कि वे गहरे पृष्ठभूमि वाले लोग थे। नेथन ने उन्हें इतना बड़ा धन खर्च करने के लिए मजबूर किया। ये स्पष्ट था कि उसने जो कुछ भी किया वह अक्षम्य था। लेकिन उन बड़े लोगों को उकसाना आसान नहीं था। किसी व्यक्ति को उनके खिलाफ जाने के लिए उस व्यक्ति के पास ऐसी क्षमताएं होनी चाहिए जो उनके बराबर हों या उन्हें किसी प्रकार का नुकसान पहुंचा सकें। अपनी आंखों को ठंडा रखते हुए उसने नेथन को अपनी ओर देखा जो उसके बगल में बैठा था। उसके चेहरे के भाव से वह तुरंत बता सकती थी कि वह घबराया हुआ नहीं था। वास्तव में वह जो हो रहा था उससे खुश था। यह ओलिविया के लिए ये बताने के लिए काफी था कि जो लोग यहाँ थे, वे वास्तव में नेथन को बचाने के लिए आए थे, न कि उसे मारने के लिए। इससे उसकी गुस्सा भड़क उठा। नेथन एक अपराधी था जिसे जीवन की सजा दी गई थी, जिसमें भारी काम भी शामिल था। यह अपने आप में ये संकेत देता था कि वह एक सामान्य अपराधी नहीं था। हालांकि यह सच हो सकता है कि वह उन अपराधों को सीधे नहीं कर रहा था, लेकिन वह उन सभी को निर्देशित कर रहा था। चूंकि वह एक पुलिस अधिकारी थी, ये स्पष्ट था कि वह उसे भागने नहीं देगी। आखिरकार, भले ही उसे यहाँ से बचा लिया जाए, इसका मतलब यह नहीं था कि वह बदल जाएगा। ये लगभग निश्चित था कि वह रिहा होने के बाद प्रतिशोध की तलाश करेगा। ये कुछ सामान्य था क्योंकि उसने पहले भी इसे कई बार देखा था। तभी उसने एक व्यक्ति की दर्द में चिल्लाने की आवाज सुनी। जब उसने उस ओर देखा तो उसने देखा कि एक पुलिस अधिकारी अपनी बांह पकड़े हुए चिल्ला रहा था। उसकी कंधे से खून बह रहा था। जिस तरह से उसकी बांह लटक रही थी, यह इस बात का संकेत था कि वह उस समय बेकार हो गई थी। इससे ये स्पष्ट था कि गोली उसके कंधे से होकर गुजरी थी, और वह इस बात को तुरंत समझ गई कि उस गोली की ताकत बहुत अधिक थी। तुम्हें मजाक कर रहे हो? उनके पास भी एक स्नाइपर है। ओलिविया ने इस पर विचार करते हुए सोचा। ये वर्तमान में एक तथ्य था कि जो लोग यहाँ हमले में थे, वे अपनी कारों से बाहर नहीं निकलने वाले थे क्योंकि वे पुलिस की गोलियों की बौछार से बचने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अब स्नाइपर के जुड़ने से स्थिति और भी खराब हो गई थी। ये पहले से भी बदतर हो गया था। पहले जो समस्या उन्हें इस समय का सामना करना पड़ रहा था, वह केवल गोलियों की कमी थी। लेकिन स्नाइपर के जुड़ने से अब उनकी जान खतरे में थी। हालांकि पहले भी ऐसा ही था, अब वे तेजी से मर सकते थे। मुझे यकीन नहीं है कि क्या स्नाइपर पुलिस को मारना नहीं चाहता, या ये कि वह इतना कुशल नहीं है, या ये सिर्फ उस व्यक्ति की किस्मत है जो बाह में गोली लगने के कारण घायल हुआ है।
ओलिविया ने अपने आप से सोचा जब उसने उस पुलिस अधिकारी को देखा जो जमीन पर कराह रहा था। पुलिस अधिकारी सेना का हिस्सा नहीं थे, इसलिए हालांकि वे अपने साथ बंदूकें रखते थे, वे ज्यादातर उन अपराधियों के खिलाफ इस्तेमाल की जाती थी जो कुशल नहीं थे। लेकिन जिस तरह से हमलावरों का समूह उन पर हमला कर रहा था, ये स्पष्ट था कि वे बेहद कुशल थे और पहले से ही हमले के लिए तैयार थे। एक पुलिस अधिकारी जिसने किसी भी प्रकार का दर्द या प्रशिक्षण नहीं लिया था जो उसे जीवन और मृत्यु की लड़ाई के दौरान अच्छे मानसिक स्थिति में रख सके, वह एक बैठे बत्तख के समान था। अपने दांतों को पीसते हुए ओलिविया ने नेथन की ओर देखा जो उसके बगल में बैठा था। वर्तमान में उनकी स्थिति सभी उस व्यक्ति के कारण थी जो उसके बगल में था। अब वे दोनों सामने और पीछे से गिरे हुए थे। चाहे वह किसी भी तरह से देखे, ये स्पष्ट था कि अगर वे हमलावरों को नहीं हरा पाते तो वे इस जगह से बाहर नहीं निकलने वाले थे। क्रैश, बैंग। जैसे ही वह कुछ कहने वाली थी, एक जोरदार आवाज सुनाई दी जब एक कार हवा में उड़ गई। इसके बाद पुलिस अधिकारियों पर गोलियों की बौछार हुई जो कार के पीछे छिपे हुए थे। पुलिस पहले से ही सुरक्षा के लिए स्क्रैम्बलिंग कर रही थी क्योंकि उन्हें कार द्वारा मारा गया था और जमीन पर फेंक दिया गया था, इससे पहले कि कार हवा में उड़ गई। हमलावरों ने अपनी बुलेट प्रूफ कार का उपयोग करके पुलिस कार को टक्कर देने का निर्णय लिया जो ढाल के रूप में इस्तेमाल की जा रही थी। ओलिविया की आंखें लाल हो गई जब उसने देखा कि उसके टीम के पुलिस अधिकारी उसके सामने मारे जा रहे हैं। ये वास्तव में दूसरी बार था जब वह अपने साथ ड्यूटी पर एक पुलिस अधिकारी को मरते हुए देख रही थी। हालांकि पहले बार उसने इसे छोड़ दिया था क्योंकि ये ब्रैंडन की गलती थी, अब वह इसे फिर से नहीं छोड़ने वाली थी। उसने नेथन को जमीन से उठाया और उसकी गर्दन को पकड़ते हुए उसकी पिस्तौल को उसके सिर की ओर तान दिया। ये स्पष्ट था कि वह उसे एक ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रही थी। उसने पहले ही अपनी पहचानने की क्षमताओं का उपयोग करके ये पता लगा लिया था कि स्नाइपर की गोली किस दिशा से आई थी, और नतीजतन उसने एक ऐसी स्थिति में रुकने का निर्णय लिया जहां वह सुनिश्चित थी कि स्नाइपर उसे नहीं देख सकता। अभी हमला करना बंद करो, नहीं तो मैं इसके दिमाग को उड़ा दूंगी, ओलिविया ने उन कारों की ओर चिल्लाई जो उनके सामने रुकी हुई थीं। चूंकि कई पुलिस अधिकारी पहले ही मारे जा चुके थे, तो भले ही उसे नेथन को मारना पड़े, उसे परवाह नहीं थी। चूंकि वह असली कारण था जिसके पीछे उनकी मौत थी, वह सुनिश्चित करने वाली थी कि वह इसके लिए भुगतान करे। वर्तमान में ओलिविया उन सभी लोगों से कहीं अधिक मजबूत थी जो वहां मौजूद थे, और नतीजतन उसकी अवलोकन क्षमताएं, उसकी ताकत और उसकी गति के साथ वह सुनिश्चित थी कि वह उन हमलावरों में से कुछ को खत्म कर सकती है। जैसे ही उसकी आवाज गूंजती है, चारों ओर एक क्षणिक चुप्पी छा गई, जैसे ही गोलियां रुक गईं। ये स्पष्ट था कि उसकी योजना अस्थायी रूप से काम कर गई थी। ओलिविया ने अपनी नजरें उस कार पर बनाए रखी जो उनके सामने थी। उसकी कान पूरी तरह से सतर्क थे, उसके पीछे से आने वाली आवाजों को सुनने के लिए। एक क्षण का गतिरोध था जब कोई भी पक्ष कोई कदम नहीं उठा रहा था, लेकिन तभी एक आने वाली इंजन की आवाज सुनाई दी। इंजन की गरज ने वर्तमान में उपस्थित लोगों को ये बताने के लिए काफी था कि जो कार उनकी ओर आ रही थी वह सामान्य नहीं थी। अचानक स्थिति तनावपूर्ण हो गई क्योंकि किसी भी पक्ष को ये नहीं पता था कि वह कौन है जो उनकी ओर आ रहा है। यह या तो उनका दुश्मन था या सहयोगी, लेकिन वे यह नहीं जानते थे कि ये कौन था जब तक कि वह व्यक्ति या लोग प्रकट नहीं होते। विवान उस कार को चला रहा था जिसे उसने उच्च गति पर अनुकूलित किया था। अपनी पेशेवर ड्राइविंग कौशल के साथ सड़क पर मोड़ और पहाड़ नहीं दिख रहे थे। ये बस एक सीधी टर्मेक सड़क की तरह था। अपनी अच्छी निर्णयात्मक क्षमताओं के साथ उसने कार को इस हद तक मोड़ने में सफल रहा कि लोग ये सोच भी नहीं सकते थे कि यह संभव था। वर्तमान में वह उस स्क्रीन पर था जिसका उपयोग वह नेथन के स्थान को ट्रैक करने के लिए कर रहा था, और उसने देखा कि वहां कई लाल बिंदु थे। लाल बिंदुओं के अलावा वहां कई हरे बिंदु और एक नीला बिंदु भी था। स्क्रीन एक मानचित्र थी जिस पर बिंदु बिखरे हुए थे, विवान को उस स्थान पर वर्तमान घटनाओं को दिखा रही थी। हालांकि वह वास्तव में यह नहीं देख सकता था कि क्या हो रहा है, वह बता सकता था कि कौन मरा है। वह ये भी बता सकता था कि क्या नेथन को पहले ही बचा लिया गया है या नहीं। उसका वर्तमान लक्ष्य वहां पहुंचना था ताकि वह नेथन को अपने साथ ले जा सके, ताकि वह उसे व्यक्तिगत रूप से सजा दे सके। हालांकि उसने उम्मीद की थी कि नेथन को बचाने के लिए कई लोग आएंगे, उसने कभी नहीं सोचा था कि वे इतने कुशल होंगे। हालांकि वे कुशल थे, विवान वास्तव में उनसे डरता नहीं था। ये सिर्फ इतना था कि पुलिस बल में जो नेथन को जेल में ले जाने के लिए जिम्मेदार था, उनकी हताहतों की संख्या उससे कहीं अधिक थी जितना उसने अपेक्षित किया था। दूसरी ओर हमलावर समूह में कोई भी हताहत नहीं था। यह अपने आप में दिखाता था कि वे हमले के लिए अच्छी तरह से तैयार होकर आए थे। हालांकि यह सच था कि मारे गए पुलिस अधिकारियों की संख्या उसके लिए चिंता का विषय नहीं थी जब तक कि वह नेथन को प्राप्त कर लेता। पहली बार जब उसने सैन्य बैज का उपयोग करने का निर्णय लिया, वह हमेशा अपने साथ बैज रखता था।
ये सिर्फ इसलिए था क्योंकि उसे कभी नहीं पता था कि उसे इसकी आवश्यकता कब हो सकती है। चूंकि उसने वास्तव में जान लिया था कि नेथन भागने वाला था, तो वह सुनिश्चित करने वाला था कि वह अनावश्यक मौतों का कारण न बने। इस विचार के साथ विवान ने कार के एक्सीलरेटर पर पैर रखा और पहले से भी तेज गति से चलाने लगा। हालांकि कार पूरी तरह से बख्तरबंद थी, इसका मतलब यह नहीं था कि ये तेज नहीं थी। वर्तमान में ये 123 किलोमीटर घंटा की गति से चल रही थी। ये एक ऐसी गति थी जिसका वह उपयोग कर रहा था, चाहे मोड़ हो या बस सीधी सड़क। कुछ समय बाद उसने देखा कि वह वास्तव में उन बिंदुओं के करीब पहुंच रहा था जो स्क्रीन पर दिखाए जा रहे थे। लेकिन जो चीज विवान की भौहों को चिढ़ा रही थी वह ये थी कि हरे बिंदुओं की संख्या कम हो रही थी। वर्तमान में नीला बिंदु नेथन का प्रतिनिधित्व कर रहा था, उसका वर्तमान लक्ष्य। हरे बिंदुओं के रूप में वे पुलिस अधिकारी थे जो उसे जेल में ले जाने के लिए जिम्मेदार थे। लाल बिंदुओं ने उन लोगों का प्रतिनिधित्व किया जो नेथन को बचाने के लिए हाल ही में दृश्य पर आए थे। विवान ने इस सभी जानकारी को छांटने के लिए जो विधि का उपयोग किया वह सरल थी। जब उसने नेथन के जेस्टा निवास पर जाने के दौरान उसने नेथन के शरीर पर एक छोटा सा उपकरण छोड़ने का सुनिश्चित किया था। ये एक छोटा ट्रैकिंग डिवाइस था जिसे उसने बनाया था। अपने कंप्यूटर कौशल के कारण वह ट्रैकिंग डिवाइस को इस तरह से बदलने में सक्षम था कि यह उसके चारों ओर के लोगों के जीवन बल को दिखा सके। उस छोटे उपकरण में जो प्रोग्राम उसने इंजेक्ट किया था वह आसानी से उन लोगों की पहचान कर सकता था जो नेथन के करीब लंबे समय तक रहे और जो उसके खिलाफ थे। डिवाइस का काम करने का तरीका यह था कि यह उन लोगों का पता लगाता था जो नेथन के करीब लंबे समय तक रहे, उन्हें हरे बिंदुओं के रूप में पहचानता था, और जो लोग हाल ही में नेथन के करीब आए थे उन्हें लाल बिंदुओं के रूप में पहचाना जाता था। एलिप्सिस ओलिविया को उस कार को देखने के लिए मजबूर होना पड़ा जो उनके पास आ रही थी। वह वास्तव में उस समय चिंतित हो रही थी। उनके साथ i14 में से केवल 4 ही बचे थे, बाकी सभी मारे गए थे सिवाय उन लोगों के जो पीछे से आ रही कार में थे जिनकी स्थिति वर्तमान में अज्ञात थी। अगर दुश्मन उनके ऊपर और अधिक संख्या में आ गए तो उसे यकीन नहीं था कि वह बचने में सक्षम होगी। हालांकि यह उस समय की सबसे शर्मनाक बात थी जो वह कर सकती थी। उसे पता था कि अगर उसने उस कार को छोड़ने का निर्णय लिया तो वह कुछ नहीं कर पाएगी। हर कोई अब उस कार की ओर देख रहा था जो उनकी ओर आ रही थी, इंजन की आवाज सुनकर। सड़क के कोने से एक भव्य दिखने वाली कार उनके सामने प्रकट हुई। वह कार एक हमवी थी। ये प्रकार की कारें सेना द्वारा सैनिकों और सामान के परिवहन के लिए उपयोग की जाती हैं। लेकिन जो कार उनके सामने आई थी वह एक ओवरकिल थी। जिस तरह से कार को डिजाइन किया गया था ऐसा लग रहा था कि ये युद्ध के लिए बनाई गई थी। उन हमवीज की तुलना में जो हमलावरों ने पुलिस कारों पर हमले के लिए इस्तेमाल की थी, हमवी एक साधारण धातु का टुकड़ा था। सामान्यतः एक पूरी धातु वाली कार की गति इतनी अधिक नहीं होती, लेकिन अब उनके सामने एक ऐसी कार थी जो लगभग हर हिस्से में धातु से भरी हुई थी, लेकिन इसकी गति उनकी देखी गई किसी भी चीज से बेजोड़ थी। समूह ने जोर से निगल लिया क्योंकि वे वास्तव में यह नहीं जानते थे कि युद्ध के इस दृश्य में भारी बख्तरबंद कार का उद्देश्य क्या था। उनकी आंखों में वास्तविक डर का संकेत था क्योंकि कार उनकी ओर बढ़ रही थी बिना किसी रुकावट के। उस कार पर तुरंत हमला करो, उसे खत्म करो इससे पहले कि वह हमारे सामने आ जाए और हमारे मिशन को पूरा करने में समस्या पैदा करे। एक हमलावर ने जो अभी कार से बाहर आ रहा था किसी को विशेष रूप से चिल्लाया, बैंग बैंग। लेकिन तभी जैसे ही उसकी आवाज खत्म हुई कई जोरदार गोलियों की आवाज सुनाई दी। ये स्पष्ट था कि कार पर गोली चलाने वाले लोग थे। इस दृश्य को देखकर ओलिविया की पुतलियां सुई के आकार की हो गईं। उसे वास्तव में विश्वास नहीं हो रहा था कि एक से अधिक स्नाइपर आए हैं। ऐसा लग रहा था कि ये लोग बस उसके साथ खेल रहे थे। अगर उनके पास उसे मारने का इरादा होता तो वे पहले ही ऐसा कर चुके होते क्योंकि वे ही थे जो लाभ में थे। उसने उस हमवी की ओर देखा जो उनकी ओर बढ़ रही थी। हमलावरों की प्रतिक्रिया से वह सुनिश्चित थी कि जो व्यक्ति वहां आया था वह उनके पक्ष में नहीं था, और चूंकि ऐसा था शायद वह इस मौके का उपयोग करके उन हमलावरों को खत्म कर सकती थी जो नेथन को ले जाने आए थे। उसे बस एक उपयुक्त मौका इंतजार करना था जिसका वह उपयोग कर सके ताकि वह जितना संभव हो सके उतने को खत्म कर सके। जब वे कार को देख रहे थे और कुछ होने की उम्मीद कर रहे थे तो वे ये देखकर हैरान रह गए कि कार के कवच से कई चिंगारियां निकल रही थीं। इस समय उनकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गई क्योंकि यह इस बात का पर्याप्त सबूत था कि कार बुलेट प्रूफ थी। आओ, एक और बुलेट प्रूफ कार? तुम मजाक कर रहे हो? लोग इस आदमी को पाने के लिए कितनी दूर तक जाएंगे? ओलिविया ने अपने मन में चिल्लाया जब उसने देखा कि कई गोलियां कार पर लग रही थीं और फिर भी वह आगे बढ़ रही थी। जैसे ही वह आश्चर्यचकित थी कुछ ऐसा हुआ जिसकी उसने कभी उम्मीद नहीं की थी। कार अचानक अपनी गति बढ़ा दी। कोई भी ऐसा होने की उम्मीद नहीं कर रहा था और नतीजतन वे सभी चौकस हो गए।
बैंग बूम, हमवी ने उस कार में टक्कर मारी जो उसके सामने थी। ये वही कार थी जिसने पहले पुलिस कार को टक्कर मारी थी। ऐसा लग रहा था कि उसकी सजा उससे पहले ही आ गई थी। दो बुलेट प्रूफ कारों के टकराने की आवाज को कम करके नहीं आंका जा सकता। जब दोनों कारों की टक्कर हुई तो एक जोरदार आवाज हुई जिसने चारों ओर को हिला दिया। इसके बाद जो हुआ उसने उन हमलावरों को आश्चर्यचकित कर दिया जो पहले ही उस कार से कूद चुके थे जब उन्होंने देखा कि हमवी उन पर टकराने वाली है। उनकी गर्वित कार अचानक एक कबाड़ में बदल गई। हालांकि यह सच था कि यह अभी भी एक कार के रूप में पहचानी जा सकती थी, अब यह एक ऐसी स्थिति में मुड़ी हुई थी कि वे इसे फिर से नहीं चला सकते थे। हमवी के लिए केवल उसके सामने एक छोटी सी मोड़ थी। ये स्पष्ट था कि कार के बम्पर में इस्तेमाल की गई धातु की गुणवत्ता उनकी कार की तुलना में कहीं अधिक थी। हमलावरों की आंखों में डर का एक संकेत था क्योंकि उन्होंने हमवी की ओर अपनी बंदूकें तान दी। चूंकि स्नाइपर की गोलियां कार के कवच में प्रवेश नहीं कर सकी, उन्होंने कार पर गोली चलाने की कोशिश करने में समय बर्बाद नहीं करने का निर्णय लिया। वे बस उस व्यक्ति का इंतजार कर रहे थे जो कार से बाहर निकलेगा। लेकिन ये कुछ ऐसा था जिसके बारे में वे सुनिश्चित नहीं थे। आखिरकार कौन इतना बेवकूफ होगा कि वह एक आश्रय को छोड़कर कई गोलियों का सामना करने के लिए बाहर जाए। अचानक कार का दरवाजा खुला और बिना समय बर्बाद किए सभी हमलावरों ने जो वहां मौजूद थे कार के दरवाजे के खुलने पर गोली चलाना शुरू कर दिया। इस दृश्य को देखकर ओलिविया की पुतलियां फिर से सुई के आकार की हो गईं। उसे वास्तव में विश्वास नहीं हो रहा था कि एक से अधिक स्नाइपर आए हैं। ऐसा लग रहा था कि ये लोग बस उसके साथ खेल रहे थे। अगर उनके पास उसे मारने का इरादा होता तो वे पहले ही ऐसा कर चुके होते क्योंकि वे ही थे जो लाभ में थे। उसने उस हमवी की ओर देखा जो उनकी ओर बढ़ रही थी। हमलावरों की प्रतिक्रिया से वह सुनिश्चित थी कि जो व्यक्ति वहां आया था वह उनके पक्ष में नहीं था। और चूंकि ऐसा था, शायद वह इस मौके का उपयोग करके उन हमलावरों को खत्म कर सकती थी जो नेथन को ले जाने आए थे। उसे बस एक उपयुक्त मौका इंतजार करना था जिसका वह उपयोग कर सके ताकि वह जितना संभव हो सके उतने को खत्म कर सके। जब वे कार को देख रहे थे और उम्मीद कर रहे थे कि कुछ होगा, तो वे कार के कवच से कई चिंगारियां निकलती देखकर हैरान रह गए। इस समय उनकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गई क्योंकि यह इस बात का पर्याप्त सबूत था कि कार बुलेट प्रूफ थी। चलो, एक और बुलेट प्रूफ कार? तुम मजाक कर रहे हो? लोग इस आदमी को पकड़ने के लिए कितनी दूर तक जा सकते हैं? ओलिविया ने मन ही मन चिल्लाया क्योंकि उसने उन असंख्य गोलियों को देखा जो कार पर चिंगारियां छोड़ रही थीं जो हमलों के बावजूद अभी भी चल रही थी। जैसे ही वह हैरान हुई, कुछ ऐसा हुआ जिसकी उसने कभी उम्मीद नहीं की थी। कार ने अचानक अपनी गति बढ़ा दी। किसी को भी ऐसी चीज होने की उम्मीद नहीं थी और परिणामस्वरूप वे सभी चौंक गए। धमाका धमाका, हमवी ने अपने सामने वाली कार को टक्कर मार दी। ये वही कार थी जिसने पहले पुलिस की कार को टक्कर मारी थी। ऐसा लग रहा था कि इसका बदला उम्मीद से पहले ही आ गया था। दो बुलेट प्रूफ कारों की टक्कर को कम करके नहीं आंका जा सकता। जब दोनों कारों की टक्कर हुई तो एक जोरदार आवाज हुई जिससे आसपास का माहौल हिल गया। इसके बाद जो हुआ उससे हमलावर हैरान रह गए क्योंकि उन्होंने देखा कि कार को हमवी टक्कर मारने वाली है और वे कार से कूद गए थे। जिस कार पर उन्हें लंबे समय से गर्व था वह अचानक कबाड़ में बदल गई। हालांकि यह सच था कि यह अभी भी ऐसी आकृति में थी कि कोई व्यक्ति इसे कार के रूप में पहचान सकता था, लेकिन अब यह एक खास तरह से मुड़ी हुई थी कि वे इसे अब और नहीं चला सकते थे। हमवी के सामने केवल एक छोटा सा मोड़ था। ये स्पष्ट था कि कार के बम्पर को बनाने में इस्तेमाल की गई धातु उनकी कार के लिए इस्तेमाल की गई धातुओं की तुलना में उच्च गुणवत्ता की थी। हमलावरों की आंखों में डर का भाव था क्योंकि उन्होंने हमवी पर अपनी बंदूकें तान रखी थीं। चूंकि स्नाइपर गन की गोलियां कार के कवच को भेद नहीं सकती थीं, इसलिए उन्होंने कार पर गोली चलाने की कोशिश में अपनी गोलियां बर्बाद न करने का फैसला किया। वे जिस चीज का इंतजार कर रहे थे वह ये थी कि कार के अंदर बैठा व्यक्ति बाहर निकल आए, लेकिन ये कुछ ऐसा था जिसके बारे में उन्हें यकीन नहीं था। आखिरकार कौन इतना मूर्ख था कि आश्रय छोड़कर सिर्फ कई गोलियों का सामना करने के लिए चला जाए। अप्रत्याशित रूप से कार का दरवाजा खुल गया और बिना समय बर्बाद किए सभी हमलावर जो कार के नजदीक या दूर मौजूद थे कार के दरवाजे के खुलने पर गोली चलाने लगे। जब कार का दरवाजा खुला तो बिना किसी देरी के सभी हमलावरों ने उस खुलने वाले दरवाजे पर गोली चला दी। उनमें से किसी ने भी लक्ष्य को नहीं देखा और न ही वे कार के अंदर देख सके क्योंकि विंडस्क्रीन विशेष थी। लेकिन उनके लिए यह मायने नहीं रखता था क्योंकि उस समय उनका लक्ष्य उस व्यक्ति को खत्म करना था जो सामने आया था। इस बार उन्हें जो मिशन सौंपा गया था वे कभी भी असफल नहीं होना चाहते थे। इसका कारण यह था कि जिस व्यक्ति ने उन्हें ये मिशन सौंपा था वह ऐसा व्यक्ति था जिससे वे कभी भी पंगा नहीं लेना चाहते थे। नेथन उस व्यक्ति के साथ एक प्रकार के संबंध में था।
इसलिए उन्हें ये सुनिश्चित करना था कि वह बच जाए, भले ही इसके लिए उनकी जान भी चली जाए। दूसरी ओर ओलिविया उस मौके को जाने नहीं देने वाली थी जो उसे दिया गया था, और नतीजतन उसने तुरंत पीछे से आ रहे लोगों पर गोली चलाना शुरू कर दिया। जो लोग कार पर गोली चला रहे थे वे थे जो उनके सामने से आए थे, और जो लोग काफिले में पीछे आ रहे थे उन्हें ओलिविया को संभालना था। अपनी शानदार रिफ्लेक्सेस के साथ वह आसानी से उन 6 में से 2 को खत्म करने में सफल रही जो उनके पीछे आ रहे थे। ये 6 लोग अनजान थे क्योंकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि ओलिविया वास्तव में उन पर हमला करने की हिम्मत करेगी, भले ही वह गिरी हुई हो। लेकिन जब तक अन्य लोग यह समझ पाते कि उनके साथी मारे गए हैं, ओलिविया ने गोली चलाना बंद नहीं किया। वर्तमान में वह उस पुलिस कार का उपयोग कर रही थी जो पलटी हुई थी, ढाल के रूप में। उसने नेथन को अपने साथ लिया क्योंकि वह उसका एकमात्र सौदा करने का कार्ड था। अगर उसे छोड़ दिया गया तो इसमें कोई संदेह नहीं था कि वह मुसीबत में पड़ जाएगी। नेथन भी इस बात से हैरान था कि वास्तव में कुछ लोग जो उसे बचाने आए थे ओलिविया द्वारा मारे गए थे। इस बार उसने उसे आतंकित होकर देखा। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे पकड़ने वाली खूबसूरत महिला इतनी कुशल होगी और बिना झपकाए हत्या कर सकती है। इस पल में वह कुछ ऐसा सोच रहा था जो अगर ओलिविया ने सुना होता तो उसे पूरी तरह से चौंका देता। कैसे हो सकता है कि उसने मुझे बचाने के लिए केवल सबसे कमजोर टीम भेजी? क्या मैं अब इतना महत्वपूर्ण नहीं रहा? जब मैं यहाँ से बाहर निकलूंगा तो मुझे उसके साथ हिसाब चुकता करना होगा। उसने कैसे उन लोगों को भेजा जो आसानी से मारे जा सकते हैं? जब नेथन अभी भी विचारों में खोया था, दोनों पक्षों के बीच गोलियों का आदान प्रदान और भी तेज हो गया। कोई भी पक्ष मरने या मिशन में असफल होने के लिए तैयार नहीं था। बचे हुए पुलिस अधिकारियों ने भी संघर्ष शुरू कर दिया। बस ये था कि उनकी क्षमताएं अन्य सभी के मुकाबले कमजोर थी जो इस चल रही लड़ाई में थीं। नतीजतन उनमें से 2 मारे गए जबकि एक हमलावर को खत्म करने में सफल रहे, और बचे हुए एक को पहले ही घायल कर दिया गया था और वह भारी रक्तस्राव कर रहा था। अगर उसकी चोट का तुरंत इलाज नहीं किया गया तो वह अपनी जान गंवा देगा। दूसरी ओर जहां नई आई कार थी वहां 5 हमलावरों ने गोली चलाना बंद कर दिया। इस समय वे ये सुनिश्चित करना चाहते थे कि उन्होंने अपने निशाने पर आए व्यक्ति को मार दिया है। दूसरी ओर से आ रही गोलियों की आवाज के लिए उन्हें ये चिंता नहीं थी कि उनके साथी 4 पुलिस अधिकारियों को संभालने में असफल होंगे। वे ऐसे संघर्षों में कुशल थे क्योंकि उन्होंने पहले भी ऐसे मिशनों का सामना किया था और सफल हुए थे। दरवाजा खोलो और ये पुष्टि करो कि कौन आया था। मैं जानना चाहता हूं कि उस व्यक्ति की उत्पत्ति क्या है ताकि वे मेरी कार को बर्बाद करने और हमारे कीमती समय को बर्बाद करने के लिए कीमत चुका सकें। हमलावरों में से एक ने आदेश दिया। हालांकि उसे विश्वास था कि उन्होंने कार में मौजूद व्यक्ति को मार दिया है, उसने एक पल के लिए भी अपनी सतर्कता को कम नहीं किया। रॉजर की कैप्टन, टीम के एक सदस्य ने कहा जब वह कार के करीब गया। उसकी बंदूक अभी भी कार के दरवाजे की ओर तानी हुई थी ताकि जरूरत पड़ने पर गोली चला सके। उसने कार के दरवाजे के हैंडल को पकड़ते समय अपने मांसपेशियों को तंग रखा। फिर एक तेज गति से उसने दरवाजा खींचा और बंदूक को कार के अंदर तान दिया। लेकिन फिर उसके चेहरे का रंग बदल गया। उसने जो उम्मीद की थी वह नहीं देखी। क्या रिपोर्ट है 7? कैप्टन ने पूछा जब उसने देखा कि उस व्यक्ति के चेहरे का रंग बदल गया जब उसने कार के अंदर देखा। उसे विश्वास नहीं था कि कोडनेम 7 वाला व्यक्ति उस भयानक दृश्य से चौंका गया है जिसमें एक व्यक्ति को गोलियों से छलनी कर दिया गया था। कैप्टन, कार में कोई नहीं है, 7 ने हकलाते हुए जवाब दिया। उसकी आंखों में अभी भी भ्रम और आश्चर्य था जब उसने कार के अंदर देखा। हाँ हाँ हाँ, अगर वह किसी चीज में बदल गया है जो शरीर की तरह नहीं दिखती तो तुम्हें ये कहने की जरूरत नहीं है कि कार में कोई नहीं है। बस कह दो कि व्यक्ति मर गया है, कैप्टन ने व्यंग्यात्मक रूप से कहा जब उसने अपनी बंदूक वापस खींची। वह अब सुनिश्चित था कि उन्होंने उस व्यक्ति का बहुत अच्छा काम किया है जो मिशन को बाधित करने आया था। ये समझते हुए कि उसे गलत समझा गया है, 7 ने जल्दी से अपना सिर हिलाया और फिर से बोला, कैप्टन, मैं जो कहना चाहता हूं वह यह है कि यहाँ कोई आत्मा नहीं है। और 7, तुम अब क्या कहना चाह रहे हो? क्या तुम आत्माओं को देखने में सक्षम हो? यह नया है, क्या तुम शायद अंडरवर्ल्ड से संबंधित हो? एक अन्य व्यक्ति ने मजाक करते हुए कार के पास आया और अंदर देखने लगा, जैसे वह भी आत्माओं को देखने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन अगले पल वह हैरान रह गया और कुछ कदम पीछे हट गया। उसकी आंखों में स्पष्ट आतंक था। वह पूरी तरह से चौंका हुआ था कि वह उसी स्थिति में खड़ा था और बुदबुदा रहा था, असंभव, 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 ये बस असंभव है। अन्य लोग भी भौहें चिढ़ाते हुए कार के करीब आए। जब उन्होंने अंदर देखा तो वे पूरी तरह से अवाक हो गए। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उन्होंने इतनी सारी गोलियां एक ऐसी कार पर चलाईं जिसमें कोई नहीं था। बकवास, क्या हम वास्तव में इस तरह से खेल गए?
यह अस्वीकार्य है, कैप्टन ने गुस्से में चिल्लाया। वह विश्वास नहीं कर सकता था कि उनकी शक्तिशाली टीम जो इस साधारण बचाव मिशन में अजेय मानी जाती थी, वास्तव में खिलौना बन गई। अब उन्होंने अपना समय और गोला बारूद दोनों बर्बाद कर दिए थे। तभी उसके दिल ने एक धड़कन छोड़ी जब उसने दूसरी लड़ाई के दृश्य की ओर देखा। अब कुछ समय हो गया था जब गोलियों की आवाज बंद हो गई थी। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, है ना? जो उसने अगला देखा, उसने उसे हिला दिया। 6 लोगों का समूह, जो 4 पुलिस अधिकारियों का ध्यान रखने और नेथन को अपने साथ ले जाने वाला था, कहीं नहीं था। खैर, असली लोग तो नहीं थे, लेकिन उनके शव चारों ओर बिखरे हुए थे। जो चीज उसे सबसे ज्यादा चौंका रही थी, वह ये थी कि जो लोग उसने देखे, वे सभी एक सिर के निशाने से मारे गए थे। इस तरह की सटीकता के साथ बंदूक का उपयोग करना कुछ ऐसा था जो उसने केवल भाड़े के सैनिकों के बीच के अभिजात वर्ग में देखा था। उसने डर के मारे निगल लिया जब उसने सोचा, क्या कोई अभिजात वर्ग ने कदम उठाया? ये बस असंभव है। वे हमारे स्तर के लोगों के खिलाफ कैसे कदम उठा सकते हैं? इसके अलावा पुलिस बल के पास ऐसा अभिजात वर्ग कैसे हो सकता है? कैप्टन के पास कई सवाल थे लेकिन उत्तरों की कमी थी। वह अकेला नहीं था क्योंकि उसकी टीम के अन्य सदस्य चारों ओर देख रहे थे, अपराधी की तलाश में। इस समय वे किसी भी संदिग्ध चीज के प्रति पूरी तरह से सतर्क थे। साथ ही कैप्टन ओलिविया और नेथन की तलाश कर रहा था। उसने पहले ही बचे हुए पुलिस अधिकारियों के शव देख लिए थे, लेकिन ओलिविया ही एकमात्र गायब थी। उसके मन में एक साहसी विचार आया जिसे वह खुद भी विश्वास नहीं कर सका, हालांकि वह वही था जिसने इस संभावना के बारे में सोचा था। क्या वह युवा महिला वह अभिजात वर्ग हो सकती है जिसे हम हमेशा कम आंकते रहे हैं? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? वह इतनी युवा है कि अभिजात वर्ग हो। जब वह गहरे विचारों में था, ओलिविया अचानक चिल्लाई, तुम मुझे यहाँ से जाने दोगे या मैं उस व्यक्ति को खत्म कर दूंगी जिसने तुम सबको यहाँ लाया है। ओलिविया वर्तमान में उस पिकअप के पीछे थी जिसका उपयोग कैदी को ले जाने के लिए किया गया था। उसने तब कार्रवाई की जब कैप्टन और अन्य लोग खाली कार से निपट रहे थे। उसने उन 6 लोगों को खत्म करने में सफल रही जो उन पर हमला कर रहे थे। हालांकि यह उसके लिए भागने का एक मौका हो सकता था, लेकिन उसे पता था कि वह ऐसा नहीं कर सकती। न केवल 5 लोग अभी भी मौजूद थे, बल्कि स्नाइपर्स के रूप में एक अदृश्य खतरा भी था। यही एकमात्र चीज थी जो उसे इस समय चिंतित कर रही थी। हालांकि उसे यह अजीब लगा कि स्नाइपर्स ने अब तक कोई कदम नहीं उठाया, भले ही वह उन 6 को मार रही हो। कैप्टन भी ये सोच रहा था कि स्नाइपर्स के साथ क्या हो रहा है। वे वही थे जो इस तरह की स्थिति को संभालने के लिए ओलिविया को मारने वाले थे ताकि वे इतनी हताहतों से बच सकें। बूम! तभी जंगल से एक जबरदस्त आवाज आई। इसके बाद एक मोटे धुएं और धूल का बादल उठने लगा। जंगल में पेड़ जोर से हिलने लगे जबकि कुछ बड़े झटके के कारण टूट गए। जब वह कार्रवाई के स्थान के करीब पहुंचा, विवान ने तय किया कि उसे पहले कुछ समस्याग्रस्त लोगों को संभालना होगा। जब ब्रैंडन ने उन दोनों पर गोली चलाई थी जब वह और सैन्य प्रशिक्षण ले रहे थे, तब उसे पता चला था कि हालांकि वह किसी सामान्य इंसान की तुलना में लगभग 7 गुना मजबूत था, इसका मतलब यह नहीं था कि वह गोलियों के सामने अजेय था। हालांकि वह वर्तमान में अपने शरीर को मजबूत करने वाले समाधान को लेने पर खुद को ठीक कर सकता था। अगर उसे दिल या सिर में गोली लगती तो चीजें वैसी नहीं होती। उसने पहले ही उपग्रहों में प्रवेश किया था और नेथन की स्थिति की कुछ छवियां प्राप्त की थीं। जिस तरह से उसने देखा, वहां कई स्नाइपर्स थे जो निश्चित रूप से उसे परेशानी में डाल देंगे अगर वह प्रकट हुआ। यही कारण था कि उसने पहले उन्हें संभालने का निर्णय लिया। जब वे खत्म हो जाएंगे तो वह बाकी लोगों का सामना करेगा। चूंकि वह इस समय अंधेरे में था, उसके पास सबसे बड़ा लाभ था और यही वह चीज थी जिसका वह उपयोग करने वाला था ताकि वह नेथन को बचाने आए समूह से निपट सके। जैसे ही वह करीब पहुंचा, उसकी अभिव्यक्ति अचानक बदल गई क्योंकि हरे बिंदुओं की संख्या केवल 4 रह गई थी। वह तुरंत बता सकता था कि केवल 4 लोग थे जो 1 दर्जन से अधिक लोगों के खिलाफ लड़ाई में शामिल होने वाले थे। चूंकि ऐसा था, विवान ने तय किया कि वह उनकी मदद करेगा। चूंकि समूह पहले से ही गिरा हुआ था, वह कार को छोड़ने वाला था और 4 को स्थिति को पलटने का एक मौका देने वाला था। चूंकि वह 4 में से किसी को भी नहीं जानता था और नेथन को नहीं मारा जाएगा, तो वह इस मौके का उपयोग करके स्नाइपर्स को खत्म करने के बाद बाकी लोगों से निपट सकता था। इस विचार के साथ उसने एक योजना बनाई कि उसने दरवाजे को इस तरह से छोड़ा कि यह किसी चीज से टकराने पर खुल जाएगा। जैसे ही वह उस कोने पर पहुंचा जो लड़ाई के दृश्य की ओर ले जाता था, वह कार से कूद गया और उसे आगे बढ़ने दिया। उसने कार की गति बढ़ाने के लिए एक्सीलरेटर पर एक छोटा ब्लॉक रखा था जो कुछ ही सेकंड में गिर जाएगा। जब उसने देखा कि कार लड़ाई के दृश्य की ओर बढ़ रही है, वह खुद जंगल में प्रवेश कर गया और स्नाइपर्स का शिकार करने लगा।
चूंकि वह पहले से ही स्नाइपर्स के स्थान को जानता था, उसे उस स्थान पर पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगा जहां एक स्नाइपर स्थित था। ये एक थोड़ी ऊंची जगह पर था, एक ऐसा क्षेत्र जहां कई झाड़ियां उसकी ढाल के रूप में काम कर रही थीं। विवान वहां समय बर्बाद करने के लिए नहीं था, इसलिए उसने तुरंत कार्रवाई की और उस व्यक्ति को खत्म कर दिया जो अभी भी खाली कार पर निशाना साध रहा था, उसकी गर्दन तोड़कर। उसने सुनिश्चित किया कि वह बंदूक को छीन ले ताकि वह गोली न चला सके और दूसरों को चौंका न सके। इसके बाद वह दूसरे स्नाइपर के स्थान की ओर दौड़ पड़ा। कुल मिलाकर 4 स्नाइपर थे। ये स्नाइपर्स की एक अत्यधिक बड़ी संख्या थी, जबकि नेथन को बचाने के लिए आए पूरे समूह में 20 से भी कम लोग थे। फिर भी विवान को संख्याओं की परवाह नहीं थी। वह चाहता था कि वह उन्हें जितनी जल्दी हो सके खत्म कर सके ताकि वह नेथन के पास पहुंच सके। दूसरा स्नाइपर एक पेड़ के ऊपर था। हालांकि उसने बहुत ऊंचाई पर योजना नहीं बनाई थी और नतीजतन विवान ने अपनी अद्भुत ताकत का उपयोग करके उस पर एक चाकू फेंका। चाकू उस व्यक्ति के दिल में धंस गया। स्नाइपर इस बात से अविश्वसनीय था कि वास्तव में कोई व्यक्ति उसके पास चुपके से आया था। इसके अलावा इस व्यक्ति को यह भी पता था कि वह कहाँ छिपा हुआ था। टीम ने उस मिशन के लिए पहले से तैयारी की थी जो वे करने जा रहे थे। यही कारण था कि सड़क लगभग खाली थी, 3 पुलिस वाहनों के अलावा उनकी 2 कारें और विवान की हमवी। अंत में दूसरा स्नाइपर एक शिकायत के साथ मर गया, यह नहीं जानते हुए कि वास्तव में क्या हुआ। शायद कोई था जिसने उन्हें धोखा दिया। ये एक सवाल था जिसका उसे कभी उत्तर नहीं मिलेगा। विवान तीसरे स्नाइपर के स्थान की ओर बढ़ा। उसने सुनिश्चित किया कि वह स्नाइपर्स के अंधे स्थान से आए, अपनी अद्भुत गति के साथ, और ये तथ्य कि स्नाइपर्स जंगल में ज्यादा फैले नहीं थे। उसने अधिकतम गति से चलते हुए 2 मिनट से भी कम समय में तीसरे स्नाइपर के स्थान पर पहुंच गया। तीसरा स्नाइपर भी एक पेड़ के ऊपर था। वह वर्तमान में सड़क की ओर निशाना साध रहा था, एक शॉट लेने के लिए तैयार था। विवान की अभिव्यक्ति बदल गई क्योंकि उसे पता था कि अगर इस स्नाइपर ने गोली चलाई तो वह निश्चित रूप से उन पुलिस अधिकारियों में से एक को मार देगा जो अभी भी हमलावरों के साथ संघर्ष में थे। उसने जमीन पर देखा और एक पत्थर देखा। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने पत्थर उठाया और स्नाइपर की ओर फेंका, ठीक उसी समय जब वह ट्रिगर खींचने वाला था। पत्थर स्नाइपर की ओर नहीं गया, बल्कि उस बंदूक की ओर गया जिसका वह उपयोग करने वाला था। अद्भुत गति और उस हाथ की ताकत के कारण जिसने इसे फेंका, पत्थर ने उस व्यक्ति के हाथ से बंदूक को गिरा दिया। हालांकि स्नाइपर ने बंदूक को मजबूती से पकड़ा था, उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे साइड से कोई प्रभाव मिलेगा। विवान के लिए सौभाग्य की बात यह थी कि जिस कोण से उसने बंदूक को मारा वह उस व्यक्ति को ट्रिगर खींचने से रोकने वाला था। स्नाइपर ने तुरंत प्रतिक्रिया दी जब उसने बंदूक खो दी। उसने अपनी कमर पर रखी पिस्तौल निकालने की कोशिश की, लेकिन विवान एक कदम आगे था। चूंकि वह पहले से ही गोलियों की आवाज सुन सकता था जो लड़ाई के स्थान से आ रही थी, विवान ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी पिस्तौल का ट्रिगर खींच दिया। ये वह पिस्तौल थी जो उसे सेना द्वारा दी गई थी जब वह मेजर बना था। एक जोरदार धमाके के साथ स्नाइपर पेड़ से गिरकर जमीन पर गिर गया। उसका शरीर 1 सेकंड के लिए कांप गया, फिर स्थिर हो गया। ऐसा लगता है कि ये पिस्तौल वास्तव में काफी उपयोगी है, विवान ने अपने हाथ में पिस्तौल को देखते हुए अपने आप से सोचा। और अधिक समय बर्बाद किए बिना वह अंतिम स्नाइपर के स्थान की ओर दौड़ पड़ा। उसे यकीन नहीं था कि उस व्यक्ति ने अभी भी उन पुलिस अधिकारियों पर गोली चलाई है जो अभी भी हमलावरों के साथ संघर्ष में थे। जब वह अंतिम स्नाइपर के स्थान पर पहुंचा तो स्नाइपर ने उसे देखा क्योंकि वह उसी दिशा में देख रहा था जहां से विवान आ रहा था। उस स्नाइपर को यह संदिग्ध लगा जब उसने गोली चलने की आवाज सुनी। वह उस आवाज से बहुत परिचित था जो स्नाइपर राइफल से निकलती है जब वे गोली चलाते हैं। लेकिन उसने स्पष्ट रूप से सुना था कि जो आवाज आई थी वह पिस्तौल की थी। चूंकि वे दोनों स्नाइपर थे, वे सामान्यतः हमले के लिए स्नाइपर राइफल का उपयोग करते थे। हालांकि वे हमेशा एक पिस्तौल को बैकअप के रूप में रखते थे। इसका उपयोग केवल तब किया जाता था जब वे किसी ऐसे व्यक्ति का सामना करते थे जो उनके प्रति अच्छे इरादे नहीं रखता था। अब जब उसके साथी ने पिस्तौल का उपयोग किया तो ये स्पष्ट था कि वास्तव में कोई था जिसने उसकी स्थिति का पता लगा लिया था। जिस जंगल में वे वर्तमान में थे वहां कोई भयंकर जंगली जानवर नहीं थे। यही कारण था कि वह उस दिशा में देखने में बहुत सतर्क था। उसने पहले से ही एक पिस्तौल तैयार कर रखी थी, कार्रवाई करने के लिए तैयार था अगर उसके सामने कोई व्यक्ति प्रकट होता। जब उसने विवान को उसके सामने आते देखा जो एक बंदूक पकड़े हुए था, तो उसने बिना किसी हिचकिचाहट के उसे निशाना बनाया, तैयार था कि वह ट्रिगर खींचे। लेकिन उसकी प्रतिक्रिया की गति विवान की तुलना में बहुत धीमी थी। विवान एक ऐसा व्यक्ति था जो आने पर किसी भी चीज की उम्मीद कर रहा था। इसलिए जब स्नाइपर ने उसे देखा तो उसने कार्रवाई की और तुरंत अपनी बंदूक का ट्रिगर खींच दिया और उस व्यक्ति को सिर के निशाने से मार दिया। जब वह खत्म हो गया, विवान ने तय किया कि अब अंततः सड़क की ओर बढ़ने का समय है।
उसने उस स्नाइपर के साथ उसके पास मौजूद बैकपैक में देखा। उसे ये जानकर आश्चर्य हुआ कि वास्तव में उस बैकपैक के अंदर एक छोटा बम था। ये एक ऐसा था जो टाइमर का उपयोग करके फट सकता था। चूंकि वह एक पेशेवर योद्धा था, विवान को बंदूकों और कई अन्य प्रकार के हथियारों के बारे में पहले से ही ज्ञान था। ये केवल एक अफसोस था कि हालांकि वह उन्हें उपयोग करने या उन्हें एक साथ रखने के तरीके को जानता था, इसका मतलब यह नहीं था कि वह वास्तव में उन्हें बनाने का तरीका जानता था। अगर वह बंदूक बनाने के तरीके में जानकार होता तो शायद वह GVSL विशेष इकाई के लिए अपनी खुद की बंदूकें डिजाइन करता। सरकार से प्रमाणन के लिए वह वर्तमान में अपने पास मौजूद संपर्कों की मदद से इसे प्राप्त कर लेता। अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ विवान ने बम को उठाया और 2 मिनट का टाइमर सेट किया। इसके बाद उसने बम को सक्रिय किया और उसे स्नाइपर के शव के पास छोड़ दिया। वह तुरंत सड़क की ओर दौड़ पड़ा क्योंकि वह बम का उपयोग एक विकर्षण के रूप में करने की योजना बना रहा था। 2 मिनट बाद एक जोरदार विस्फोट की आवाज सुनाई दी। इसके बाद एक विशाल झटके की लहर आई जिसने पेड़ों को उड़ा दिया, कुछ को तोड़ते हुए। जब भीड़ चौंकी, उसने मौके का फायदा उठाया और उन 5 हमलावरों पर गोली चलाना शुरू कर दिया जो नेथन को बचाने आए थे। असाधारण सटीकता और गति के साथ उन 5 को उसने खत्म कर दिया इससे पहले कि वे ये समझ पाते कि क्या हो रहा है। इसके बाद विवान ने ओलिविया की ओर देखा। वह इस समय एकमात्र जीवित पुलिस अधिकारी थी। यहाँ उसकी उपस्थिति ने विवान को बहुत दबा दिया क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि वह इतनी जल्दी उससे मिलेगी। क्या मैं उस व्यक्ति को ले सकता हूँ जिसे तुम पकड़ रही हो? विवान ने ओलिविया को यह सवाल करते हुए आश्चर्य हुआ। क्या मैं उस आदमी को ले सकता हूँ जिसे तुम पकड़ रही हो? विवान ने अवाक ओलिविया की ओर देखते हुए पूछा। ओलिविया अंततः अपनी होश में आई। उसने कुछ समय तक विवान को घूरा, फिर बोली, मुझे बचाने के लिए धन्यवाद। ये कहते हुए उसने अपने सहयोगियों के शवों की ओर देखा और पछतावे से भर गई। वह बेवकूफ नहीं थी। उसे पता था कि अगर विवान नहीं आया होता तो 3 से अधिक स्नाइपर्स के मौजूद होने के कारण वह यहाँ से जिंदा नहीं निकल पाती। इसके अलावा वह वही था जिसने उसे शरीर को मजबूत करने वाला समाधान दिया था, जिसने उसकी क्षमताओं को 1 से अधिक गुना बढ़ा दिया था। इसी कारण से वह उन 6 लोगों का सामना करने में सफल रही जो उनके पीछे आ रहे थे। लेकिन फिर एक चीज थी जिसे वह समझ नहीं पा रही थी। विवान और नेथन के बीच क्या संबंध था? नेथन के बारे में सोचते हुए उसने नेथन को घूरा क्योंकि वह इस जगह पर हुई सभी मौतों का कारण था। अगर उसने लोगों को उसे बचाने के लिए नहीं भेजा होता तो यहाँ कोई मौत नहीं होती क्योंकि वे उसे सफलतापूर्वक जेल ले जा रहे होते। लेकिन जब उसने नेथन के चेहरे पर विवान को देखते हुए हैरानी की अभिव्यक्ति देखी तो वह चौंकी। उसकी आंखों में डर की एक झलक भी थी। यह उसे सबसे ज्यादा चौंका गया। आखिरकार जब गोलियों की बौछार हो रही थी, नेथन बिल्कुल भी डरता हुआ नहीं दिख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे विश्वास था कि कोई गोली गलती से उस पर नहीं लगेगी। लेकिन विवान की उपस्थिति में ये बहादुर आदमी वास्तव में डर गया। ओलिविया को यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि उसकी गुस्सा भी थोड़ी कम हो गई। लेकिन फिर भी विवान कौन था? ये एक ऐसा व्यक्ति था जिसके पास शरीर को मजबूत करने वाला समाधान था जो किसी व्यक्ति की ताकत को बढ़ा सकता था। ये वर्तमान दुनिया में एक जादुई चीज थी। अहेम, क्या तुम यहाँ हो? विवान ने देखा कि दोनों विचारों में खोए हुए हैं और उनकी ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की। उसे पता था कि कई पुलिस अधिकारी बैकअप के रूप में आ रहे थे और उन्हें लगभग 3 मिनट में वहां होना था। हालांकि उसके पास एक सैन्य बैच था, इसका मतलब यह नहीं था कि वह आने वाले पुलिस के साथ बहस करने के लिए तैयार था। ओलिविया कुछ पूछना चाहती थी लेकिन नेथन ने उसे रोक दिया। विवान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसे अच्छी तरह से पता था कि अगर विवान नहीं आया होता तो उसे बचाने के लिए भेजे गए कमजोरों को नहीं मारा जाता। अब तक वह एक स्वतंत्र व्यक्ति होता। उसने विवान को देखा था और अब तक जान चुका था कि विवान के पास कौशल हैं या उसके पास सूचना के मामले में कुशल लोगों का एक समूह है। लेकिन जो चीज उसके लिए अप्रत्याशित थी वह ये थी कि विवान बंदूक के उपयोग में इतना कुशल था। वह 5 सशस्त्र पुरुषों के साथ आमने सामने आया था लेकिन उसने उन्हें आसानी से मार दिया। तुम क्या उम्मीद कर रहे हो कि मैं अपने चाचा को बस गायब होने दूंगा? मुझे कुछ करना था। आखिरकार हमारे पास कुछ अधूरे काम हैं, है ना? विवान ने कहा। उसने चाचा शब्द पर जोर दिया, हालांकि वह उनके बीच के रिश्ते के बारे में गंभीर नहीं था। ओलिविया की आंखें नेथन और विवान के रिश्ते का उल्लेख सुनकर संकुचित हो गईं। लेकिन फिर उसने देखा कि हालांकि दोनों संबंधित थे, ऐसा नहीं लग रहा था कि उनका रिश्ता अच्छा है। नेथन के होंठ अधूरे काम के उल्लेख पर चिढ़ गए। उसे पता था कि विवान किस बारे में बात कर रहा था। चूंकि वह जानता था कि उसने उस स्थिति में पहुंचने के लिए बहुत कुछ किया था जिसमें वह था, विवान के द्वारा उसकी मां नीलिमा की हत्या के पीछे उसका हाथ होने की बात को जानकर वह आश्चर्यचकित नहीं होगा।
कुछ समय सोचने के बाद नेथन के दिल में जो डर था वह खत्म हो गया। मुझे खेद है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम्हें मुझसे कुछ करने की जरूरत है। आखिरकार मुझे अदालत द्वारा सजा दी गई है और मुझे अब जेल ले जाया जाना है। ये कुछ ऐसा था जिसने उसे आत्मविश्वास दिया। वह निश्चित था कि विवान उस पर हाथ नहीं उठाएगा क्योंकि वहां ओलिविया थी। उसे विश्वास था कि वह विवान को अपने तरीके से नहीं जाने देगी, जो कानून प्रवर्तन की प्रतिनिधि थी। विवान ने नेथन की बातों को नजरअंदाज करते हुए ओलिविया की ओर देखा। वह इस मामले पर उसकी राय जानना चाहता था, लेकिन फिर भी वह नेथन को अपने साथ ले जाने वाला था, चाहे वह इसे पसंद करे या नहीं। विवान की नजरें देखकर ओलिविया जान गई कि विवान उसकी प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा था। उसने कुछ समय इसके बारे में सोचा और फिर पूछा, तुम वास्तव में कौन हो, विवान? ये पहली बार नहीं था जब उसने विवान का नाम सुना था। वह इस व्यक्ति के बारे में जानने के लिए उत्सुक थी जो रहस्य के बादलों में ढका हुआ था। उसने उसे खोजने की कोशिश की थी, लेकिन अंत में कुछ नहीं मिला। ऐसा लग रहा था जैसे वह पहले कभी अस्तित्व में नहीं था। ये कुछ ऐसा था जो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता, अपनी जानकारी को सभी संपर्कों से छिपाना। मुझे लगता है कि मैं बस एक सामान्य आदमी हूँ। जैसा कि तुम देख सकती हो, मेरी व्यक्तित्व के अलावा मुझमें और अन्य पुरुषों में कोई अंतर नहीं है। विवान ने अपने हाथ फैलाते हुए जवाब दिया। उसे नहीं लगता था कि उसे उसके किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए बाध्य होना चाहिए। ओलिविया ने उसकी प्रतिक्रिया पर भौहें चिढ़ाईं, लेकिन जब उसने ध्यान से सोचा तो एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपनी जानकारी छिपाई हो, वह दूसरों को अपनी पहचान देने के लिए क्यों तैयार होगा, बस इसलिए कि उन्होंने उससे पूछा। ठीक है, अगर तुम अपनी पहचान के बारे में मुझे नहीं बता सकते तो मेरे पास एक अनुरोध है। क्या तुम मुझे अपने साथ ले जा सकते हो ताकि तुम मुझे युद्ध में प्रशिक्षित कर सको? मैं इसके लिए भुगतान करूंगी। चूंकि विवान उसके सामने था, ओलिविया ने इस मौके का उपयोग करने का निर्णय लिया जो वह हमेशा से विवान से चाहती थी। विवान ने पहले सोचा कि वह मजाक कर रही है, लेकिन जब उसने उसकी आंखों में जलती हुई जुनून देखी तो वह कुछ समय के लिए अवाक रह गया। अंत में उसने सिर हिलाया। मुझे खेद है, लेकिन मेरे पास तुम्हें प्रशिक्षित करने का समय नहीं है। इसके अलावा मुझे पैसे की कोई कमी नहीं है। विवान को धैर्य खोने लगा क्योंकि समय उसके पक्ष में नहीं था, ये देखते हुए कि पुलिस का बैकअप जल्द ही वहां पहुंचने वाला था। ओलिविया ने विवान की प्रतिक्रिया पर अपने होंठों को चिढ़ाया, लेकिन वह प्रशिक्षण पर हार मानने के लिए तैयार नहीं थी। उसने वास्तव में विवान को खोजने के लिए इस समय का उपयोग किया था क्योंकि वह उसे प्रशिक्षित करना चाहती थी। तो वह इतनी आसानी से हार कैसे मान सकती थी? ये कुछ ऐसा था जो होने वाला नहीं था, चाहे कुछ भी हो। उसने गहरी सांस ली और अंततः पूछा, तुम मुझे प्रशिक्षण देने के लिए क्या चाहते हो? वह विवान को प्रशिक्षित करने के लिए एक बड़ी कीमत चुकाने के लिए तैयार थी, लेकिन निश्चित रूप से उसके पास विवान को प्रशिक्षण देने के लिए जो कुछ भी वह दे सकती थी उसमें एक सीमा थी। विवान ने देखा कि महिला उसे प्रशिक्षित करने के लिए दृढ़ थी। यह नहीं था कि वह उसे प्रशिक्षित नहीं कर सकता था, ये सिर्फ इतना था कि वह इसमें रुचि नहीं रखता था। अंत में उसे उससे प्रशिक्षण देने से कुछ भी हासिल नहीं होने वाला था, सिवाय इसके कि वह अपना समय बर्बाद करे जो वह सैन्य के साथ बिता सकता था। बिना किसी और देरी के उसने नेथन को पकड़ने के लिए कदम बढ़ाया ताकि वह अपने रास्ते पर जा सके, लेकिन फिर ओलिविया उसके सामने आ गई, जिससे वह नेथन तक नहीं पहुंच सका। उसे पता था कि विवान को उसकी पेशकश में कोई रुचि नहीं थी। अगर उसे पैसे की कमी नहीं थी तो उसे सुंदरता की कमी नहीं थी और न ही उसे कौशल की कमी थी। ऐसा लग रहा था कि इस समय उसके पास उसे देने के लिए वास्तव में कुछ नहीं था, लेकिन वह इतनी आसानी से विवान को जाने नहीं देने वाली थी। उसे ये सुनिश्चित करना था कि वह उसे प्रशिक्षित करे, भले ही ये केवल थोड़े समय के लिए हो। विवान ने जब उसे ऐसा करते देखा तो वह चिढ़ गया। हालांकि वह उसके साथ विनम्र था, इसका मतलब यह नहीं था कि वह गंभीर मामलों में उसके साथ मजाक करने वाला था। अगर तुम मुझे प्रशिक्षित करने के लिए तैयार नहीं हो तो मैं तुम्हें उसे यहाँ से ले जाने नहीं दूंगी, ओलिविया ने दृढ़ता से कहा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, यह नहीं जानते हुए कि विवान उसके हितों को रोकने पर क्या करेगा। उसे पता था कि वह आभारी नहीं थी, लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं था। ये एकमात्र तरीका था जिससे वह विवान को प्रशिक्षित करवा सकती थी। चूंकि ऐसा था, वह आगे बढ़कर यहाँ बेझिझक हो सकती थी। लेकिन अगले पल वह कुछ देखकर अवाक रह गई। वह एक शब्द नहीं कह सकी क्योंकि उस समय उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था क्योंकि वह पूरी तरह से अविश्वसनीयता में थी, जबकि एक ही समय में उसकी आंखों में जो आशा थी वह चूर चूर हो गई। इस समय नेथन, जो ओलिविया के पीछे खड़ा था, उसे रोक नहीं सका और बोला, आजकल के बच्चे वे वास्तव में अपने सीनियर्स को नजरअंदाज कर सकते हैं जबकि वे एक दूसरे के साथ फ्लर्ट करते रहते हैं। उन्हें कोई शर्म नहीं है।
नेथन को कोई विकल्प नहीं था, ये बस इसलिए था क्योंकि दोनों एक दूसरे से बात कर रहे थे, पूरी तरह से उसकी उपस्थिति को नजरअंदाज कर रहे थे। उसके दृष्टिकोण से ये बस युवाओं का एक दूसरे के साथ फ्लर्ट करने का तरीका था। जैसे ही उसने ये कहा, दोनों ने उसे फरोयसली घूरा। उनमें से कोई भी उसके कहे शब्दों से खुश नहीं था। मुझे लगता है कि मुझे जाना होगा, विवान ने कहा जब उसने वह सैन्य बैज निकाला जिसे उसने ओलिविया को दिखाया था। ओलिविया पुलिस और सेना से संबंधित चीजों में कोई नौसिखिया नहीं थी। हालांकि उसके पास पुलिस की तुलना में सेना के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन उसे रैंकिन के बारे में पता था। विवान के पास जो बैज था वह केवल सेना में मेजर्स के पास होता है। कम से कम वह पूरी तरह से चौंकी हुई थी कि विवान वास्तव में सेना का हिस्सा था। लेकिन अंत में उसने कुछ हद तक राहत महसूस की। कम से कम वह किसी ऐसे संगठन का हिस्सा नहीं था जिसका वास्तव में देश को नुकसान पहुंचाने का इरादा हो। अगर विवान जैसे व्यक्ति का किसी ऐसे संगठन से संबंध होता जो अजीमर का दुश्मन होता, तो इसमें कोई संदेह नहीं था कि वह एक फॉर्मिडेबल दुश्मन होता। हालांकि वह बंदूकों के सामने अजेय नहीं था, लेकिन बंदूक का उपयोग करने की उसकी क्षमता उस स्तर पर थी जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। उसने खुद शरीर को मजबूत करने वाले समाधान के साथ सुधार का अनुभव किया था। उसे विश्वास था कि चूंकि विवान वही था जिसने उसे शरीर को मजबूत करने वाला समाधान दिया था, शायद उसके पास अन्य समाधान भी थे जो उससे कहीं बेहतर थे। बिना एक शब्द कहे ओलिविया ने एक तरफ हटकर विवान को नेथन को लेने दिया। चूंकि इसमें सेना शामिल थी, तो इसमें कोई संदेह नहीं था कि विवान की अधिकारिता उससे अधिक थी। इसके अलावा विवान और नेथन के बीच के बुरे संबंधों को देखते हुए उसे विश्वास नहीं था कि विवान नेथन को बचाना चाहता था। दूसरे शब्दों में, नेथन को अपनी सजा का सामना करना था, चाहे वह जेल में हो या नहीं। इसके अलावा उसे यकीन नहीं था कि वह नेथन की रक्षा कर सकेगी जब तक वह जेल नहीं पहुंचता। उन पर हुए हमले ने यह उदाहरण पेश किया कि नेथन के पास कितनी शक्ति थी, भले ही वह वर्तमान में पुलिस के हाथों में था। विवान ने एक कदम आगे बढ़ाया और नेथन को हथकड़ी से पकड़ लिया। उसने नेथन के प्रति कोई दया नहीं दिखाई। आखिरकार वह उसे लेने नहीं आया था ताकि वह उसे मनोरंजन कर सके। जब नेथन ने देखा कि विवान वास्तव में उसे ले जाने की अनुमति दी गई है, तो वह घबरा गया। उसे पूरा विश्वास था कि ओलिविया विवान को उसे ले जाने नहीं देगी। उसने खुद विवान द्वारा ओलिविया को दिखाए गए बैज को नहीं देखा था। अगर उसने उसे देखा होता, तो वह निश्चित रूप से जान जाता कि क्या हो रहा है। तुम यह नहीं कर सकते, ये कानून के खिलाफ है। मैं वर्तमान में एक कैदी हूं और तुम मुझे ले जाना कोई और नहीं बल्कि मुझे जेल से भागने में मदद करना है। एक के बाद एक नेथन चिल्लाने लगा जबकि वह विवान के खींचने का विरोध करने की कोशिश कर रहा था। विवान ने उसे अजीब तरीके से देखा और फिर पूछा, क्या तुम्हें अब याद आया कि इस देश में वास्तव में कानून है? शायद अगर तुम जानते कि कानून है, तो तुम वह नहीं करते जो तुमने किया। नेथन ने विवान के शब्दों को सुनकर और भी अधिक घबराहट महसूस की। वह निश्चित था कि चूंकि दोनों एक दूसरे के अच्छे पक्ष में नहीं थे, और ये तथ्य कि वह नीलिमा की हत्या के पीछे का मास्टरमाइंड था, विवान उसे बिना सजा दिए नहीं जाने देगा। नेथन, तुम्हें सोचना चाहिए कि तुम क्या करने जा रहे हो। भले ही तुम उस नियम का पालन नहीं कर रहे हो जो तुमने पालन करना है, तुम्हें पता होना चाहिए कि परिवार का नियम है। तुम इससे कभी नहीं बच सकते, परिवार के सदस्य के रूप में। नेथन ने कहा जब वह विवान के खींचने के कारण आगे बढ़ा। ही, तुम्हें अब पता होना चाहिए कि मैं जेस्टा परिवार का सदस्य नहीं हूं। तो तुम जिस भी नियम की बात कर रहे हो, वे वास्तव में मुझसे संबंधित नहीं हैं। विवान ने ठंडी हंसी के साथ जवाब दिया। नेथन कुछ और कहने से पहले उसने जारी रखा, इसके अलावा तुम परिवार के नियमों के बारे में बात करने वाले नहीं हो जब तुम पहले से ही कई बार परिवार के नियमों को तोड़ चुके हो। और चूंकि मैंने ये पता लगा लिया कि तुम वह हो जो ऐसा कर रहा था, तुम्हें अपनी सजा का सामना करना होगा और नियमों के बारे में बकवास करना बंद करना होगा। ठीक है, अगर तुम इसे इस तरह खेलना चाहते हो, तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि मेरे लिए लोग आएंगे। वे कमजोर नहीं होंगे जिन्हें तुमने मार डाला। नेथन ने विवान को धमकी भरे स्वर में कहा। उसे पता था कि विवान उसके साथ तर्क करने वाला नहीं था। जब वह परिवार के निवास पर था, तब उसे कई लोगों द्वारा हमला किया गया था, भले ही वहां नियम थे। अंत में वह एकमात्र ऐसा था जिसे परिवार द्वारा सजा दी गई, भले ही कई लोग परिवार के नियमों को तोड़ चुके थे। और वह एकमात्र ऐसा था जिसे उनके नियमों को तोड़ने के लिए दोषी ठहराया गया। उन्होंने इसे उकसाने का नाम दिया। ओह, क्या ऐसा है? तो मैं उनका इंतजार करूंगा, लेकिन मुझे आश्चर्य है कि क्या वे समय पर तुम्हारे पास पहुंचेंगे। विवान ने भौहें उठाते हुए कहा। उसने पहले ही नेथन पर अपनी जांच की थी, और नतीजतन उसे पता था कि वास्तव में एक ऐसा व्यक्ति था जिसने नेथन को बचाने के लिए लोगों को भेजा था।
लेकिन वह व्यक्ति अच्छी तरह से छिपा हुआ था। वह इस तरह से छिपा हुआ था कि विवान की कंप्यूटर में महारत होने के बावजूद वह उस व्यक्ति के बारे में ज्यादा जानकारी प्राप्त नहीं कर सका। लेकिन जो उसने जाना था वह ये था कि उस व्यक्ति को अंडरवर्ल्ड का राजा माना जा सकता था, अपराध की दुनिया का एक बॉस। फिर भी विवान वास्तव में उससे डरता नहीं था। अगर उस व्यक्ति ने उसके खिलाफ कदम उठाने की हिम्मत की तो विवान उसे मनोरंजन करने में कोई आपत्ति नहीं करेगा। ये कहने के बाद विवान ने तुरंत नेथन को बेहोश कर दिया। वह नेथन के साथ बहस जारी रखने के लिए तैयार नहीं था। आखिरकार पुलिस का बल बस आने वाला था। इसके बाद उसने नेथन को अपनी हमवी की ओर खींचना जारी रखा। उसने नेथन के प्रति कोई दया नहीं दिखाई। वह नेथन को मिलने वाली सजा को पहले से ही शुरू कर चुका था। उसे कार की पिछली सीट पर फेंकने के बाद विवान खुद कार में बैठ गया। हालांकि कार के अंदर उन पर हमले के दौरान गोलियों की बौछार हो रही थी, नुकसान ऐसा नहीं था जो उसे ड्राइविंग से रोक सके। उसने पहले ही सुनिश्चित कर लिया था कि कार को इस तरह से मजबूत किया गया था कि कार के महत्वपूर्ण हिस्से सुरक्षित थे। जैसे ही वह अपनी स्थिति में आया, उसने अधिकतम गति से ड्राइविंग शुरू की। ओलिविया ने देखा कि कार उसकी दृष्टि से दूर हो गई। हालांकि वह विवान को उसे प्रशिक्षित करने के लिए मनाने में सफल नहीं हुई। इसका मतलब यह नहीं था कि वह वास्तव में उस पर हार मानने वाली थी। उन सभी लोगों में से जिनसे वह मिली थी, विवान वह व्यक्ति था जिसके पास सबसे अधिक युद्ध कौशल था, और नतीजतन उसे उसकी प्रशिक्षण प्राप्त करनी थी। कम से कम इस समय उसे एक जानकारी मिली थी जो वास्तव में उसे विवान को खोजने के लिए एक लिंक देगी। नाम के अलावा उसके पास परिवार का नाम भी था। उसे बस विवान जैस्टा परिवार के एक सदस्य के बारे में जांच करनी थी। उसे विश्वास था कि इस जानकारी के साथ वह शायद उसे खोजने में सक्षम होगी। इसके अलावा उसने पहले ही एक छवि खींची थी। यह बस पर्याप्त था। जब वह अभी भी गहरे विचारों में थी, एक जोरदार पुलिस कार की सायरन की आवाज ने उसे वर्तमान में वापस ला दिया। उसने उस दिशा की ओर देखा जहां विवान चला गया था और देखा कि कई पुलिस कारें उसकी ओर आ रही थीं। 5 सेकंड से भी कम समय में 10 से अधिक पुलिस कारें दृश्य पर पहुंच गईं। सशस्त्र पुलिस अधिकारी तुरंत कारों से बाहर कूद पड़े। उनकी आंखें इधर उधर देख रही थीं, स्पष्ट रूप से उस दुश्मन की तलाश कर रही थी जिसका सामना उन्हें करना था। कुछ ने ओलिविया के पास भी पहुंचना शुरू किया, क्योंकि वह भी एक पुलिस अधिकारी की वर्दी पहने हुए थी। लेकिन फिर भी उसे अपनी पुलिस पहचान दिखाने के लिए मजबूर होना पड़ा। जब अन्य लोग चारों ओर दुश्मनों की तलाश कर रहे थे, तब पुलिस अधिकारियों के समूह के नेता ओलिविया के सामने आए। यहाँ क्या हुआ, अधिकारी ओलिविया? उन्होंने गंभीरता से पूछा। वह वास्तव में इस बात से नाराज थे कि 10 से अधिक पुलिस अधिकारी मारे गए थे। यहाँ तक कि उन पुलिस अधिकारियों में से जो कार में थे, जिनके टायर फटे थे, वे भी उस समय मारे गए जब ओलिविया उन 6 लोगों का सामना कर रही थी जो उस पर हमला कर रहे थे। ओलिविया ने समय बर्बाद नहीं किया और उन्हें बताया कि क्या हुआ। लेकिन निश्चित रूप से उसने कई जानकारी छिपा दी, जैसे विवान की असली पहचान। उसने बस इतना कहा कि एक व्यक्ति जो सेना से था वही था जिसने उसे बचाया, और वह वही था जिसने नेथन को ले जाया। हालांकि जो तुम कह रही हो वह किसी भी तरह से कोई छिद्र नहीं दिखता। हमें इस बारे में और जांच करनी होगी। आखिरकार तुम उन सभी पुलिस अधिकारियों में से एकमात्र जीवित व्यक्ति हो जो एस्कॉर्ट का हिस्सा थे, पुलिस कप्तान ने कहा। ओलिविया ने विरोध नहीं किया। एक पुलिस अधिकारी के रूप में उसे पता था कि यह एक रूटीन का हिस्सा है। इसके अलावा अपने पिता की पुलिस बल में स्थिति के कारण उसे विश्वास नहीं था कि वह कुछ ऐसा अनुभव करेगी जो उसके लिए हानिकारक हो। तो चलो चलते हैं, मुझे अभी भी कुछ जांच करनी है, ओलिविया ने कहा। उसे जल्दी करनी थी ताकि वह विवान के ठिकाने के बारे में जल्द से जल्द जान सके। जब नेथन जागा तो उसने पाया कि वह एक अनजान जगह पर है। उसे याद आया कि बेहोश होने से पहले क्या हुआ, तो वह घबराने लगा। उसने देखा कि वह इस समय फर्श पर लेटा हुआ है। इससे उसे पता चला कि उसे बचाया नहीं गया है, बल्कि विवान के हाथों में है। वह जल्दी से उठ खड़ा हुआ और उस जगह को देखने लगा जहां वह था। उसने पाया कि वह एक खाली गोदाम में है। गोदाम पुराना लग रहा था और जहां भी उसने देखा वहां धूल थी। यहां तक कि उसके कपड़े, कैदी की वर्दी भी धूल से गंदे हो गए थे क्योंकि वह जमीन पर लेटा हुआ था। ये जानकर कि वह ऐसी जगह पर नहीं है जहां उसके पास कोई लाभ हो, नेथन ने चारों ओर देखा, ये देखने के लिए कि क्या कोई मौका है जिसे वह पकड़ सकता है ताकि वह यहां से निकल सके। ऐसा लगता है कि तुमने एक बुरा सपना देखा है, जिस तरह से तुम चौकस होकर चारों ओर देख रहे हो। एक आवाज गोदाम में गूंज उठी जब विवान अंदर आया। वह नेथन के जागने का इंतजार कर रहा था। जब वह बेहोश था, विवान ने उस मौके का उपयोग कार से निपटने के लिए किया। चूंकि उसने पाया कि कार उस स्थिति में उपयोगी थी जिसमें वह नेथन को लेने गया था, तो उसे कम से कम तैयार रहना था। चूंकि कार को नुकसान हुआ था, उसे उस पर कुछ मरम्मत करनी पड़ी।
हालांकि उस समय का नुकसान बड़ा नहीं था, लेकिन यह सच था कि अगर इसे अनसुलझा छोड़ दिया गया तो यह एक बड़ी समस्या में बदल सकता था। उसने नेथन को देखा जो उसकी ओर देख रहा था। उसकी आंखों में ठंडक की एक झलक थी जिसे उसने नेथन से छिपाने की कोशिश भी नहीं की। चूंकि दोनों दुश्मन थे, इसलिए उसके लिए नेथन के साथ अच्छा व्यवहार करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। जब नेथन ने विवान की आंखों से मुलाकात की तो वह एक कदम पीछे हट गया। वह डरा हुआ था, और वह एक छोटे लड़के से डरा हुआ था जिसकी मां भी उससे छोटी थी। इस बारे में सोचते ही नेथन को गुस्सा आ गया। ये केवल विवान पर नहीं, बल्कि अपने आप पर भी। वह इतनी आसानी से डर कैसे गया? विवान, तुम जो करने जा रहे हो उस पर 2 बार सोच लो। एक बार जब हम दोनों आमने सामने आएंगे तो वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं होगा। नेथन ने अपने दांत पीसते हुए कहा। वर्तमान में उसे अच्छी तरह से पता था कि वह एक असहाय स्थिति में है। इसलिए भले ही वह इस स्थिति से बाहर निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं खरीदने वाला था ताकि वह भविष्य में वापसी कर सके, उसे ये सुनिश्चित करना था कि वह पर्याप्त समय खरीदे ताकि वह व्यक्ति उसे खोज सके। उसे पूरा विश्वास था कि वह व्यक्ति उसे खोज लेगा, चाहे कुछ भी हो। आखिरकार नेथन के पास वह था जो उस व्यक्ति को सबसे ज्यादा चाहिए था। अगर यह सच नहीं होता तो न केवल उस व्यक्ति ने उसे बचाने के लिए अपने लोग भेजे होते, बल्कि वह व्यक्ति उससे मिलने की भी इच्छा नहीं रखता। अब हमारे बीच टूटने के लिए क्या बचा है? मुझे लगा कि तुमने मेरी मां की हत्या में हाथ डालने के साथ ही हमारे बीच की सभी रिश्तों को खत्म कर दिया। वह दिन था जब तुमने तय किया कि हमारा रिश्ता बिल्कुल भी मायने नहीं रखता। विवान ने नेथन की ओर बढ़ते हुए कहा। चूंकि चीजें उसके अनुसार नहीं चल रही थीं, नेथन ने तय किया कि अब समय है रणनीति बदलने का। उसने अपनी आंखों को ठंडा करते हुए विवान की ओर देखा। फिर उसने कहा, अब यह मायने नहीं रखता कि हमारा रिश्ता है या नहीं। मैं तुम्हें सूचित करना चाहता हूं कि चाहे मैं तुम्हारा दोस्त हूं या दुश्मन, लेकिन तुम्हें मुझे जाने देना होगा। क्या ऐसा है? क्यों नहीं तुम मुझे बताओ कि मुझे तुम्हें जाने देने की जरूरत क्यों है? विवान ने पूछा। हालांकि वह पहले से ही अनुमान लगा चुका था कि नेथन अगली बार क्या कहने वाला है, लेकिन वह इस बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने में कोई आपत्ति नहीं करता। जब नेथन ने देखा कि विवान और कोई कदम नहीं उठा रहा है, तो उसने सोचा कि विवान अंततः डर गया है। इसलिए उसका साहस बढ़ गया और उसने जारी रखा। अगर मुझमें कुछ भी होता है तो तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हें अपने जीवन के बाकी हिस्से के लिए शिकार किया जाएगा। यह मायने नहीं रखता कि तुम इस देश से दूसरे देश भागते हो या इस महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप। अंत में वे तुम्हें पकड़ लेंगे। जब वह बोल रहा था, नेथन की आंखों में एक गहरी चमक थी। उसने उन लोगों के बारे में सोचा जिनके बारे में वह बात कर रहा था। वे लोग सामान्य नहीं माने जाते थे, वे लोग जो सामान्य मानवों की सीमाओं से परे थे। मैं खुद उनके लिए कुछ महत्वपूर्ण माना जाता हूँ। यही कारण है कि उन्होंने मुझे बचाने के लिए आने का निर्णय लिया। और चूंकि तुमने उनके योजनाओं में हस्तक्षेप करने की हिम्मत की, वे सुनिश्चित करेंगे कि तुम इसके लिए कीमत चुकाओ। नेथन ने इस और उसके बारे में बकवास करना जारी रखा, ये बताते हुए कि वह व्यक्ति जो उसे समर्थन दे रहा था वह कितनी ताकतवर थी। जब उसे धमकी दी गई, विवान ने एक शब्द नहीं कहा और तुरंत आगे बढ़ा। उसकी गति इतनी तेज थी कि नेथन जो अभी भी ये बात कर रहा था कि वे विवान को कैसे खोजेंगे, उन लोगों को कैसे खोजेंगे जिन्हें वह प्यार करता था, ये सुनिश्चित करते हुए कि वह उससे अधिक पीड़ा भोगे, अचानक उसकी गर्दन को पकड़ लिया और बोलना बंद करने के लिए मजबूर कर दिया। नेथन की पुतलियां सिकुड़ गईं क्योंकि वह ये देखकर बहुत चौंका हुआ था कि वह वास्तव में विवान द्वारा इतनी आसानी से दबा दिया गया था। ये याद रखना चाहिए कि नेथन वास्तव में विवान की उपस्थिति में बंधा नहीं था। उसने पहले सोचा था कि वह वास्तव में विवान के साथ ताकत और बुद्धिमत्ता के मामले में प्रतिस्पर्धा करने की कोशिश कर सकता है ताकि वह यहां से बाहर निकलने का कोई मौका पा सके। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि विवान सामान्य मानव से 7 गुना अधिक मजबूत होगा। नेथन ने अपनी हाथों का उपयोग करते हुए विवान की पकड़ को खोलने की कोशिश की, लेकिन वह जो भी करता, विवान की स्थिति में कोई हिलाहट नहीं थी, न ही उसने नेथन की गर्दन को छोड़ा। विवान ने नेथन की आंखों में देखा। फिर शब्द दर शब्द उसने कहा, तुम जो चाहो कर सकते हो, तुम जो चाहो देख सकते हो, लेकिन तुम्हें अपनी सीमाएं जाननी चाहिए। कोई भी उस व्यक्ति का नाम लेने की हिम्मत नहीं करता जिसे मैं प्यार करता हूं। मुझे उम्मीद है कि तुम यह नहीं भूलोगे कि तुम्हारी वर्तमान स्थिति उस तथ्य के कारण है कि तुमने उस व्यक्ति पर हाथ डालने की हिम्मत की। शायद अगर तुमने ऐसा नहीं किया होता तो तुम अभी भी जैस्टा परिवार के धनी और शक्तिशाली सदस्य होते। ये कहने के बाद विवान ने नेथन को कुछ भी कहने का मौका नहीं दिया। उसने उसे ऐसे फेंका जैसे वह एक कचरे का टुकड़ा हो। हालांकि उसने केवल अपनी ताकत का एक छोटा सा हिस्सा ही इस्तेमाल किया, नेथन फिर भी फेंका गया। जब वह जमीन पर गिरा तो उसका एक हाथ तेजी से गिरा और नतीजतन उसकी कलाई में मोच आ गई।
आह! नेथन ने दर्द में चिल्लाया। ये पहली बार था जब उसने इस स्तर के दर्द का अनुभव किया। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह वास्तव में एक दिन ऐसी स्थिति में उकासेगा। अन्य बार वह दूसरों को देखता था जब वे जमीन पर रेंगते थे, दर्द में चिल्लाते हुए और उसकी ओर डर से देखते हुए। ये वह जीवन था जिसका वह आदी था। लेकिन अब दर्द का सामना करते हुए उसे वास्तव में ऐसा महसूस हुआ कि वह खुद को मार डाले ताकि वह इस दर्द से राहत पा सके। लेकिन बस इस बारे में सोचते हुए कि जब वह इस जगह से बच जाएगा, विवान से दूर, उसने अपने दांत पीसते हुए दर्द को सहन किया। उसकी आंखों में नफरत जल रही थी जब उसने विवान की ओर देखा। वह सोच रहा था कि जब तक वह यहाँ से बाहर निकलने में सफल हो जाता, वह सुनिश्चित करेगा कि विवान उसे इस क्षण में अनुभव कराए गए अपमान की भारी कीमत चुकाए। लेकिन ये सिर्फ अगर था, यह कोई निश्चितता नहीं थी कि वह वास्तव में तब तक जीवित रह सकेगा जब तक कि उसे बचाने के लिए भेजे गए लोग नहीं पहुंचते। विवान ने फिर से एक शब्द नहीं कहा। वह धीरे धीरे नेथन की ओर बढ़ा। वह चीजों को तेजी से नहीं करना चाहता था, क्योंकि वह चाहता था कि नेथन को उसके किए गए कार्यों की अधिकतम कीमत चुकानी पड़े। इसका मतलब था कि नेथन को न केवल शारीरिक दर्द का अनुभव करना था, बल्कि मानसिक यातना का भी सामना करना था। मरियन की तरह, जिसे अपनी बेटी की हत्या होते हुए देखना पड़ा, विवान किसी ऐसे व्यक्ति को शामिल नहीं करने वाला था जो हत्या में शामिल नहीं था। हालांकि वह वास्तव में आर्थर को इस समीकरण में जोड़ना चाहता था, लेकिन आर्थर ने केवल सैन्य को अपनी प्रेमिका बनाने के लिए मजबूर करने की कोशिश की थी। लेकिन अगर उसने तय किया कि वह कुछ चरम करना चाहता है, तो विवान उसे निश्चित रूप से नहीं छोड़ेगा। जब उसने देखा कि विवान करीब आ रहा है, नेथन की आंखें आतंक में चौड़ी हो गईं। विवान की एक साधारण फेंक ने उसे इस तरह के दर्द का अनुभव कराया, तो अगला क्या होगा? बस इस बारे में सोचते हुए नेथन घबरा गया। आओ, इस बारे में बात करें। ठीक है, हम सभी सभ्य लोग हैं। हमें जंगली होने की कोई आवश्यकता नहीं है, नेथन ने जल्दी से कहा। लेकिन मुझे जंगली कहे जाने में कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि शायद यही मैं हूँ। आखिरकार, मैं मजबूत हूँ, विवान ने कहा। अगर ऐसा है, तो मैं तुम्हारी ताकत का परीक्षण करना चाहूंगा। जैसे ही विवान ने बोलना खत्म किया, गोदाम के प्रवेश द्वार से एक आवाज आई। अगर ऐसा है, तो मैं तुम्हारी ताकत का परीक्षण करना चाहूंगा। जैसे ही विवान ने बोलना खत्म किया, गोदाम के प्रवेश द्वार से एक आवाज आई। दोनों विवान और नेथन ने गोदाम के प्रवेश द्वार की ओर देखा, केवल यह देखने के लिए कि वहां एक पतला आदमी खड़ा था। वह आदमी इतना पतला लग रहा था जैसे वह कुपोषित हो, लेकिन उस समय उसके शरीर से निकलने वाली आभा ये बताने के लिए काफी थी कि उस छोटे से शरीर के भीतर बड़ी शक्ति छिपी हुई थी। ये वास्तव में पहली बार था जब विवान ने किसी व्यक्ति को देखा, उन लोगों के अलावा जिन्हें उसने शरीर को मजबूत करने वाला समाधान दिया था, इतनी शक्तिशाली आभा के साथ। उसकी आंखें एक पल के लिए चमकी जब उसने अपने आप से सोचा, क्या ऐसे और लोग हैं जिनके पास शरीर को मजबूत करने वाले समाधान की तरह की कोई विधि है? अगर ऐसा है, तो वे इतनी अच्छी तरह से छिपे हुए क्यों हैं कि यहाँ तक कि सेना भी ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी को नहीं रख सकती? विवान ने पहले ही सेना में कुछ जांच की थी, लेकिन उसे किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली थी जो सुपर पावर वाला हो। चूंकि सेना वास्तव में उस शरीर को मजबूत करने वाले समाधान के लिए दौड़ रही थी जो वह उन्हें साप्ताहिक आधार पर दे रहा था, उसे विश्वास था कि सेना के पास वास्तव में उस शरीर को मजबूत करने वाले समाधान के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, सिवाय इसके कि जो उसने उन्हें दिया था। शायद उनके पास और भी रहस्य थे, लेकिन वे ऐसी चीजें थीं जिन तक विवान नहीं पहुंच सकता था। लेकिन यह सब सिर्फ उसकी संदेह था, और यह एक सवाल था कि क्या वह वास्तव में सही था या नहीं। जब नेथन ने उस व्यक्ति को देखा, तो वह पहले तो चौंका कि कोई व्यक्ति वास्तव में यहाँ आया है बिना उसे यह महसूस कराए। लेकिन अगले पल वह उत्साहित हो गया। उस समय उसके मन में केवल एक ही विचार था कि एक व्यक्ति जो यहाँ आया है, विवान के खिलाफ कोई अच्छे इरादे नहीं रखता। इसका मतलब है कि यह व्यक्ति उसे बचाने के लिए यहाँ भेजा गया है। तुम्हें एंटोनियो द्वारा यहाँ भेजा गया होगा। जल्दी करो और मुझे बचाओ ताकि हम यहाँ से जल्दी निकल सकें। मैं भी अपना बदला लेना चाहता हूँ। हमने एक सौदा किया था, याद है? नेथन ने जल्दी से कहा। लेकिन उस समय उसे केवल उस पतले आदमी से एक नज़र मिली। इसके बाद उस पतले आदमी ने उसे नज़रअंदाज करते हुए विवान की ओर देखा। उसने महसूस किया कि विवान वास्तव में एक धुंध में ढका हुआ था। चाहे वह कितनी भी मेहनत करे, वह वास्तव में विवान के बारे में कोई मददगार जानकारी नहीं पा सका। यह निश्चित रूप से विवान के चेहरे पर मजेदार अभिव्यक्ति के अलावा कुछ नहीं था। इसने उस पतले आदमी को चिढ़ा दिया। वह पूछना चाहता था कि विवान को क्या मजेदार लग रहा है, लेकिन विवान ने पहले ही बोलना शुरू कर दिया। ऐसा लगता है कि तुम अंततः अंधेरे में छिपने से थक गए हो। इस समय विवान ने अंततः बोलना शुरू किया। अपनी वर्तमान क्षमताओं के साथ, अगर वह वास्तव में किसी व्यक्ति की उपस्थिति का पता लगाने में असफल होता, तो ये निराशाजनक होता।
ये केवल उसकी धारणा की क्षमताओं का मामला नहीं था, बल्कि कंप्यूटर के मामले में उसकी विशेषज्ञता का भी था। उसने पहले ही देखा था कि एक व्यक्ति गोदाम के चारों ओर घुसपैठ कर चुका था, जो शहर से 2 किलोमीटर दूर जंगल में स्थित था। उसे पहले इस बात से आश्चर्य हुआ था कि कोई व्यक्ति वास्तव में उसकी स्थिति का पता लगाने में सक्षम था। लेकिन जब उसने उस व्यक्ति के बारे में याद किया जो वास्तव में अपनी जानकारी को उससे छिपा सकता था, तो उसने सोचा कि यह सामान्य था। वह जानने के लिए उत्सुक था कि वह व्यक्ति कौन है। ओह, तुमने वास्तव में मेरी उपस्थिति का पता लगाया। यह मेरे लिए एक आश्चर्य है, क्योंकि मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम जैसे कमजोर व्यक्ति को वास्तव में मुझे पहचानने की क्षमता होगी। उस पतले आदमी ने कहा। कमजोर, तुम कहते हो? ये वास्तव में पहली बार है जब मुझे कहा गया है कि मैं कमजोर हूँ। हालांकि मुझे पहले परिवार में बेकार कहा गया था, लेकिन कोई भी वास्तव में यह नहीं कहने की हिम्मत नहीं करता कि मैं शारीरिक रूप से कमजोर हूँ। विवान ने अपने होंठों पर हल्की मुस्कान के साथ कहा। ही, ऐसा लगता है कि तुम अब तक एक कुएं में रह रहे हो। खैर, यह मेरे लिए वास्तव में मायने नहीं रखता। क्या तुम मुझे दिखाने के लिए तैयार हो कि तुम क्या कर सकते हो? उस पतले आदमी ने विवान की ओर देखते हुए पूछा। हालांकि उसने पहले स्थान पर विवान की ताकत पर विश्वास नहीं किया, उसने सोचा कि उसे परखने में कोई बुराई नहीं होगी। वह देखना चाहता था कि विवान के पास क्या छिपा हुआ है। और न ही एक पल के लिए भी उसने ये सोचा कि वह वास्तव में विवान के साथ लड़ाई में हार जाएगा। वह अपनी क्षमताओं के बारे में पूरी तरह से आत्मविश्वास से भरा हुआ था। साथ ही उसे विश्वास था कि वह अपने प्रतिद्वंद्वी को अच्छी तरह से जानता था, हालांकि वे अभी मिले थे। मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हारे लिए इतना अच्छा हूं कि तुम अपनी ताकत का परीक्षण कर सको, विवान ने सिर हिलाते हुए कहा। वह इस समय पूरी तरह से निराश था। क्या तुम डर गए हो या तुमने यह मान लिया है कि तुम कमजोर हो? उस पतले आदमी ने भौहें उठाते हुए पूछा। बिल्कुल नहीं, ये सिर्फ इतना है कि तुम मेरे मास्टर के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए बहुत कमजोर हो। इस समय एक और आवाज गोदाम में गूंज उठी। दोनों नेथन और उस पतले आदमी ने गोदाम में एक और व्यक्ति के अचानक प्रकट होने पर आश्चर्यचकित होकर देखा। उस पतले आदमी की आंखें सिकुड़ गईं जब उसका दिल धड़क उठा। उसने श्रेयंका को देखा जो गोदाम में प्रवेश कर रही थी। उसके चेहरे पर एक चिड़ी हुई अभिव्यक्ति थी। उसने वास्तव में उसकी उपस्थिति का पता नहीं लगाया जब तक कि उसने बात नहीं की। यह उसकी उम्मीदों से परे था। इसका मतलब था कि अगर श्रेयंका एक हत्यारा होती तो उसने पहले ही उस पर हमला करके उसे अनजान स्थिति में मार दिया होता। ऐसा लगता है कि तुम लोगों में कुछ कौशल है, लेकिन तुमने वास्तव में ये कहने की हिम्मत की कि मैं कमजोर हूं, इसके लिए तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। उस पतले आदमी ने श्रेयंका को ठंडी नजरों से देखते हुए कहा। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि उसे इस मिशन में एक ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो उसे कमजोर कहेगा। हालांकि यह सच था कि श्रेयंका ने उसकी उपस्थिति का पता लगाने में असफलता दिखाई, इसका मतलब यह नहीं था कि वह उससे मजबूत थी। उसे सबसे ज्यादा नफरत इस बात से थी कि कोई ऐसा व्यक्ति था जिसने उसे कमजोर कहने की हिम्मत की। कमजोर, ये वह शब्द था जिसे वह कभी पसंद नहीं करता था, लेकिन निश्चित रूप से वह दूसरों को इस तरह से बुलाने में आनंदित होता था। बिना एक और शब्द कहे उस पतले आदमी ने तुरंत श्रेयंका पर हमला किया। हालांकि वह ये देखकर चौंका कि वह वास्तव में एक खूबसूरत महिला थी। उसने यह महसूस किया कि विवान की तरह वह भी रहस्य में ढकी हुई थी, और इसी कारण से उसने तय किया कि वह अपनी पंच को बिल्कुल भी रोकने वाला नहीं है। भले ही उसने गलती से श्रेयंका को मार डाला, फिर भी उसके पास विवान था जिससे वह उस जानकारी को प्राप्त कर सके जो वह छिपा रहा था। नेथन पहले से ही अपने पैरों पर वापस खड़ा हो गया था, अभी भी अपनी डिस्लोकेटेड भुजा को पकड़े हुए, ये देखकर उत्साहित था कि पतला आदमी अंततः कदम उठा रहा था। वह अब उस समय की गिनती कर रहा था जब वह अंततः मुक्त होगा। उसे पता था कि हालांकि ये सच था कि भेजा गया व्यक्ति एक अभिजात वर्ग था, पहले भेजे गए कमजोरों की तुलना में यह कोई गारंटी नहीं थी कि वह वास्तव में विवान और श्रेयंका दोनों का सामना कर सकेगा। अगर यह जोनाथन होता तो वह शायद ये सुनिश्चित कर पाता कि वह जीत जाएगा। लेकिन विवान एक और बात थी। जब विवान ने उसे हमला किया था तब उसने उन सबसे गंदे चीजों के बारे में जानकारी का उपयोग किया था जो उसने की थी। उसने खुद को रोकने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन अंत में वह बुरी तरह से असफल रहा। इसके अलावा विवान और उसकी मां के बारे में जानकारी के अलावा उसने वास्तव में विवान के वर्तमान के बारे में कोई जानकारी नहीं रखी थी। उसके बारे में कुछ भी पूरी तरह से मिटा दिया गया था या छिपा दिया गया था। यह अपने आप में विवान और उसकी क्षमताओं के बारे में और अधिक रहस्य जोड़ता था। इस समय उसे विवान की वर्तमान क्षमताओं के बारे में कुछ भी नहीं पता था। उसे बस इतना पता था कि विवान के पास एक पुलिस अधिकारी को पीछे हटाने की क्षमता थी, लेकिन वह यह नहीं जानता था कि वह वास्तव में ऐसा क्यों कर सकता था। दूसरी ओर श्रेयंका और उस पतले आदमी के बीच लड़ाई शुरू हो गई।
दोनों की ताकत इतनी थी कि उन्होंने नेथन को बहुत आश्चर्यचकित कर दिया, क्योंकि उसने अपने जीवन में ऐसा कुछ नहीं देखा था। पतला आदमी पहले हमला करने वाला था, लेकिन श्रेयंका की प्रतिक्रिया कुछ और ही थी, क्योंकि उसकी हरकतें अत्यंत चपल थीं। ये वास्तव में पहली बार था जब विवान ने श्रेयंका को असली कार्रवाई करते हुए देखा। हालांकि वह तब वहां था जब उसने हाश के साथ मदद करने वाले युवा पुरुषों का सामना किया था। वे श्रेयंका के लिए कुछ नहीं थे। विवान के होटल पर हमलावरों के मामले में वह केवल दूसरी मंजिल पर श्रेयंका से मिला था जब उसने निचली मंजिलों पर मौजूद लोगों का सामना किया था। श्रेयंका और उस पतले आदमी के बीच की लड़ाई एक तरफा पिटाई से कम नहीं थी। श्रेयंका अपनी विशाल शारीरिक शक्ति के साथ शुरू से अंत तक लड़ाई पर हावी रही। पतला आदमी अपनी कमजोर शरीर के साथ श्रेयंका की बर्बर ताकत के सामने कोई मौका नहीं रखता था। हालांकि वह मजबूत था, वह श्रेयंका के सामने कुछ भी नहीं था। एक के बाद एक श्रेयंका ने पतले आदमी को पीटा, उसे जमीन पर घायल और नीला कर दिया। लड़ाई शुरू होने के तुरंत बाद खत्म हो गई और श्रेयंका बिना किसी खरोंच के वहां से चली गई। ये शक्ति का स्पष्ट प्रदर्शन था और पतला आदमी श्रेयंका की शुद्ध ताकत के सामने कोई मुकाबला नहीं कर सका। पतला आदमी विश्वास नहीं कर सकता था कि वह वास्तव में हार गया है, और उसने इतनी बुरी तरह हार मानी थी कि वह अपने प्रतिद्वंद्वी के कपड़ों के हेम को भी छू नहीं सका। यह उसके लिए अपमानजनक था, ये देखते हुए कि उसने लड़ाई शुरू होने से पहले क्या कहा था। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि इस जगह पर तुम जैसी ताकतवर व्यक्ति है। तुम किस संगठन से संबंधित हो? पतला आदमी चिल्लाया जब उसने सवाल किया। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि इस जगह पर तुम जैसी ताकतवर व्यक्ति है। तुम किस संगठन के मजबूत गढ़ से संबंधित हो? पतला आदमी चिल्लाया जब उसने सवाल किया। विवान और श्रेयंका ने उसकी बात सुनकर भौहें चिढ़ाईं। हालांकि यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि वह इस बात से चौंका था कि इस जगह पर वास्तव में उससे अधिक ताकतवर व्यक्ति मौजूद है, लेकिन उसने जो कहा वह विवान के मन में कोई घंटी नहीं बजा रहा था। विवान ने खुद देखा था कि वह पतला आदमी बिल्कुल भी कमजोर नहीं था। अगर तुलना की जाए तो वह वर्तमान में 3 वयस्क पुरुषों के बराबर हो सकता था, लेकिन यही उसकी सीमा थी। हालांकि ये कहा जा सकता था कि वह विवान या श्रेयंका से कमजोर था, इसका मतलब यह नहीं था कि वह एक कमजोर व्यक्ति था। पतला आदमी वर्तमान में जोनाथन के बराबर था। तुम किस मजबूत गढ़ की बात कर रहे हो? विवान ने अपनी आंखें संकुचित करते हुए पूछा। वह वास्तव में इस मजबूत गढ़ और संगठन के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहता था। उसे वास्तव में आश्चर्य नहीं होता कि देश में कई संगठन छिपे हुए हो सकते हैं, लेकिन मजबूत गढ़ शब्द ने उसकी जिज्ञासा को जगाया। जब मजबूत गढ़ का उल्लेख किया गया तो यह एक संरचना या शहर से संबंधित होता है जिसे मुख्य रूप से रक्षा के रूप में कार्य करने के लिए बनाया गया था। उसकी वर्तमान दृष्टि से देशों के बीच लड़ाई में ऐसे मजबूत गढ़ों की कोई आवश्यकता नहीं थी। अगर यह सच था कि कई मजबूत गढ़ मौजूद थे, तो इसका मतलब था कि कोई ऐसा रहस्य था जिसके बारे में वह नहीं जानता था। जब पतले आदमी ने विवान के सवाल का जवाब दिया तो वह चौंका कि विवान वास्तव में उस बात को नहीं जानता जो उसने सामान्य ज्ञान माना था। क्या वह गलती कर रहा था? लेकिन ये कैसे संभव था? श्रेयंका विवान से कहीं अधिक मजबूत थी, और जब उसने कहा कि वह विवान का सामना करने के लिए बहुत कमजोर है, तो इसका मतलब था कि कम से कम विवान उसकी तरह मजबूत था। इस बारे में सोचते ही पतले आदमी को यह समझ में नहीं आया कि यह कैसे संभव है कि वह एक ही समय में 2 लोगों से मिले जो उससे कहीं अधिक मजबूत थे। जब उसने देखा कि पतला आदमी अचानक चुप हो गया तो विवान ने भौहें चिढ़ाईं। क्या ये हो सकता है कि वह जानकारी जो वह अभी प्राप्त करने वाला था उससे फिर से छिपाई जा रही थी? विवान ने यह नहीं होने देने का फैसला किया। चूंकि उसे कुछ ऐसा जानने का मौका मिला था जो इतना छिपा हुआ था, उसे ये सुनिश्चित करना था कि वह इसके अंत तक पहुंचे। क्या तुम बोलने वाले हो या नहीं? विवान ने पतले आदमी की ओर देखते हुए पूछा। वह अधीर हो रहा था। इससे क्या फर्क पड़ता है? चूंकि तुम गढ़ों के बारे में कुछ नहीं जानते, तो तुम बस एक कुएं में रहने वाले मेढक हो। पतले आदमी ने विवान पर व्यंग्य किया। श्रेयंका की आंखें ठंडी हो गईं जब पतले आदमी ने वास्तव में अपने मास्टर के प्रति तिरस्कार दिखाया। विवान वह व्यक्ति था जिसे वह सबसे अधिक महत्व देती थी, और नतीजतन वह किसी को भी उसे अपमानित करने की अनुमति नहीं देने वाली थी। बिना एक शब्द कहे उसने आगे बढ़कर पतले आदमी को जबड़े पर लात मारी, जिससे वह गोदाम के पार उड़ गया। उसने सुनिश्चित किया कि वह अपनी ताकत को सीमित रखे ताकि पतला आदमी बिना जवाब दिए न मरे। हालांकि वह कुछ नहीं बोल रही थी, वह भी वास्तव में उस मजबूत गढ़ के बारे में जानने के लिए उत्सुक थी जिसका पतला आदमी उल्लेख कर रहा था। गढ़। पतले आदमी को अपने कुछ दांत गिराने पड़े। श्रेयंका द्वारा उसके जबड़े पर मारी गई लात, हालांकि यह उसकी अधिकतम ताकत का उपयोग नहीं कर रही थी, फिर भी ये बिल्कुल भी नर्म नहीं थी। पतला आदमी श्रेयंका को घूर रहा था। उसकी आंखों में गहरी नफरत थी।
ये पहली बार था जब उसे इस तरह अपमानित किया गया था। हालांकि वह उस जगह से सबसे कमजोर था जहां वह आया था, उसे इस तरह से कभी नहीं माना गया था। और जब उसकी आंखें विवान पर पड़ी तो उसकी आंखों में नफरत और भी बढ़ गई। विवान श्रेयंका का मास्टर था, और चूंकि ऐसा था, उसे यह उम्मीद थी कि वह उसे अपमानित करने से रोक देगा। लेकिन अब तक उसने केवल किनारे से देखना ही किया था। मुझे फिर से पूछने दो, क्या तुम बोलने वाले हो या नहीं? अगर तुम बोलने के लिए तैयार हो तो बेहतर है कि तुम जो कुछ भी जानते हो उसे बता दो। और अगर तुम नहीं बोलने वाले हो तो बेहतर होगा कि तुम मुझे पहले से बता दो ताकि मैं तुम्हारे साथ अपनी मर्जी से निपट सकूं। विवान ने फिर से कहा। पतला आदमी विवान को घूर रहा था लेकिन उसने एक शब्द नहीं कहा। वह यह नहीं कहने वाला था कि वह जो जानता है उसे केवल विवान के कहने पर। यह कुछ ऐसा था जिसे उसने अपने स्तर से नीचे माना। आखिरकार वह विवान का अनुचर नहीं था। पतले आदमी की चुप्पी देखकर विवान ने श्रेयंका की ओर देखा और उसे सिर हिलाया। चूंकि वह एक पेशेवर योद्धा थी, वह यातना देने में अच्छी थी। जब उसने पतले आदमी को श्रेयंका के हाथों छोड़ दिया तो उसने नेथन की ओर ध्यान केंद्रित किया जो वहां खड़ा था, पूरी तरह से खोया हुआ। जिस व्यक्ति से उसने उम्मीद की थी कि वह उसे बचाएगा, वह आसानी से पीटा गया। और उसे एक नौकर द्वारा एक तरफा लड़ाई में पीटा गया। उसने सोचा था कि चूंकि एक मजबूत व्यक्ति भेजा गया था, वह मुक्त होगा। लेकिन अब उसकी उम्मीद पूरी तरह से चूर चूर हो गई। वह सबसे अधिक उम्मीद कर रहा था कि उस व्यक्ति ने एक ऐसा व्यक्ति भेजा होगा जो उस व्यक्ति से भी मजबूत हो जो यहाँ आया था। लेकिन उसने सोचा कि यह असंभव था। आखिरकार इस जगह पर मजबूत लोगों को लाना इतना आसान नहीं था। पतले आदमी के लिए यह स्पष्ट था कि वह देश के भीतर था जब अभिजात वर्ग जो नेथन को बचाने के लिए भेजे गए थे, असफल हो गए। ठीक है, तुम यहाँ काफी समय से हो। मुझे लगता है कि अब मुझे तुम्हारे साथ निपटने का समय आ गया है ताकि हम अपने पुराने हिसाब किताब को निपटा सकें। विवान की आवाज नेथन के कानों में गूंज उठी, जिससे उसकी रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। नेथन ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया और विवान को देखा जो अब उसके सामने खड़ा था। उसे पता था कि अब उसे बचाने के मौके बहुत कम हैं। लेकिन वह इतना बेवकूफ नहीं था कि विवान को स्थिति में बढ़त लेने दे। शायद अगर वह पर्याप्त समय खरीदने में सफल रहा तो उसे वास्तव में बचाया जा सकता था। आखिरकार उसके पास वह था जो उस व्यक्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण था। उसे पूरा विश्वास था कि वह व्यक्ति उसे नहीं छोड़ेगा। विवान, तुम्हें सावधान रहना चाहिए। तुम्हें पता होना चाहिए कि वह आदमी वहां सबसे कमजोर है जो उस व्यक्ति के समूह में है जो मुझे समर्थन दे रहा है। नेथन ने शुरू किया, और चूंकि ऐसा है, वहां इस बार विवान ने उसे बकवास करने की अनुमति नहीं दी। उसने तुरंत अपनी चाल चली और नेथन पर हमला करना शुरू कर दिया। चूंकि वह सीधा हत्या करने के लिए नहीं जा रहा था, उसने नेथन की कई अंगुलियों को तोड़ दिया। उसने उसके प्रति कोई दया नहीं दिखाई। उसने सुनिश्चित किया कि नेथन अपने जीवन में कभी अनुभव किए गए सबसे बड़े दर्द से गुजरे। ये बस एक तरीका था जिससे विवान यह सुनिश्चित करना चाहता था कि नेथन की मौत इसके लायक हो। हालांकि यह सच था कि अगर उसने नेथन को मार दिया तो उसकी मां वापस नहीं आएगी। विवान को इसकी परवाह नहीं थी। चूंकि नेथन उसकी मां की हत्या में शामिल था तो उसे भी जीवित रहने का हक नहीं था। यहां तक कि उसने जो अपराध किए थे वे उसे जीवित रहने की अनुमति नहीं देते। कौन जानता था कि जब वह मुक्त होगा तो वह अगला क्या करेगा। नेथन जमीन पर पड़ा हुआ था, पूरी तरह से हार मान चुका था। उसने जो दर्द सहा था उसने उसे अपने जीवन से हार मानने पर मजबूर कर दिया। इस समय वह सबसे अधिक चाहता था कि विवान उसकी मिजरेबल जिंदगी को समाप्त कर दे। लेकिन वह जो भी करता, विवान ने उसकी इच्छाओं को पूरा नहीं किया। चूंकि वह अब तक की सबसे बड़ी पीड़ा से राहत पाने के लिए मौत की भीख नहीं मांग रहा था, विवान उसे थोड़ी देर और पीड़ा का अनुभव करने देने वाला था। नेथन ने पहले ही अपनी आवाज खो दी थी, जो आधे घंटे से अधिक समय से चिल्ला रहा था। विवान ने पतले आदमी की ओर बढ़ा दिया। जब वह पतले आदमी के सामने पहुंचा तो विवान यह देखकर चौंका कि वह वास्तव में क्या देख रहा था। ऐसा लग रहा था कि श्रेयंका उस पतले आदमी से जानकारी प्राप्त करने में इतनी गंभीर थी कि उसने उसे नेथन से भी बुरा यातना दी थी। जिस कारण से वह चिल्ला नहीं रहा था वह बस इसलिए था क्योंकि श्रेयंका ने उसके मुंह को बंद कर दिया था। पतले आदमी को देखकर, जो खून से लथपथ था, विवान को एक सिहरन महसूस हुई। एक पल के लिए वह श्रेयंका को एक नजर देने से खुद को रोक नहीं सका। लेकिन जब उसने श्रेयंका के चेहरे पर प्यारी अभिव्यक्ति देखी तो विवान को ये सोचकर अफसोस हुआ कि कभी कभी महिलाएं अभिनय और भावनाओं में बहुत अच्छी होती हैं। महिलाएं खतरनाक होती हैं। ये सिर्फ एक अच्छी बात थी कि वह श्रेयंका के बुरे पक्ष पर नहीं था। इस समय विवान अब उस संगठन के बारे में जानने के लिए उत्सुक था जिसका सिस्टम ने पहले उल्लेख किया था। वह संगठन जिसने वास्तव में श्रेयंका को प्रशिक्षित किया था। हालांकि यह सच था कि
श्रेयन का वह कौशल प्राप्त कर रही थी जो विवान चाहता था। सिस्टम ने उसके लिए एक पृष्ठभूमि बनाई थी और अब सिस्टम ने यह स्थापित किया था कि श्रेयनका ने जो सभी कौशल सीखे थे वे उसे बचपन से सिखाए गए थे। क्या उससे कोई जानकारी मिली? विवान ने श्रेयनका की ओर देखते हुए पूछा। हाँ मास्टर, श्रेयनका ने जवाब दिया। हालांकि पतला आदमी कठोर होने का दिखावा कर रहा था, अंततः वह बस एक कमजोर व्यक्ति था। न केवल शारीरिक क्षमताओं के मामले में बल्कि उसका मन भी कमजोर था। और नतीजतन श्रेयनका के हाथों में जो यातना उसने सहन की, उसने उसे मजबूर कर दिया कि वह जो कुछ भी जानता था उसे बता दे। एक समय था जब उसने श्रेयनका को झूठ बोलने की कोशिश की, लेकिन अंत में उसने आसानी से देखा कि वह उसे गलत जानकारी दे रहा था और नतीजतन उसने उसे पहले से भी अधिक कठोरता से यातना दी। उसकी वह क्षमता जो उसे ये पहचानने में सक्षम बनाती थी कि कोई व्यक्ति वफादार होगा या नहीं, ने उसे आसानी से पहचानने में मदद की कि पतला आदमी वास्तव में उसे झूठ बोल रहा था। जब उसे दूसरी बार पकड़ा गया तो पतला आदमी सच बोलने के लिए मजबूर हो गया। उसके पास जो भी जानकारी थी उसे प्रकट करने का एकमात्र समाधान यही था कि वह ये न कहे कि उसके पास जो कुछ भी था वह सब कुछ था। लेकिन जब श्रेयनका ने उससे पूछा, क्या यही तुम्हारे पास की सारी जानकारी है, तो उसे अन्य जानकारी भी बताने के लिए मजबूर होना पड़ा। आखिरकार ये कहना कि यही उसकी सारी जानकारी थी, जब ये सच था कि वह पहले से ही बहुत सारी जानकारी छिपा रहा था, ये संभव नहीं था। तो मुझे बताओ कि उसने तुम्हें क्या बताया? विवान ने पूछा। श्रेयनका ने समय बर्बाद नहीं किया और उसने पतले आदमी से प्राप्त सभी जानकारी बताना शुरू कर दिया। ये पता चला कि पतला आदमी एक संगठन का हिस्सा था जिसे द पैंथर्स कहा जाता था। वे मजबूत गढ़ 11 का हिस्सा थे। कुल मिलाकर 382 गढ़ थे। जहां तक गढ़ों के उद्देश्य का सवाल था, पतला आदमी जितना चाहता था उसे कहना मुश्किल था। ऐसा लग रहा था कि उसे कुछ चीजों से रोक दिया गया था। न केवल यह, बल्कि जब भी उसने उस जानकारी को प्रकट करने की कोशिश की तो उसे भयानक दर्द का सामना करना पड़ा। श्रेयनका ने यह पता लगाया कि हर गढ़ के सदस्य पर एक प्रतिबंध था ताकि वे गढ़ों के बारे में उन लोगों को जानकारी न दे सके जो गढ़ का हिस्सा नहीं थे। यही कारण था कि वह पतला आदमी गढ़ के बारे में कोई जानकारी नहीं दे सका। लेकिन उसने ये बताया कि ये पैंथर्स संगठन का उपनेता था जिसने उसे नेथन को खोजने के लिए इस मिशन पर भेजा था। उन्होंने उसे कुछ साधारण सदस्यों के साथ भेजा था जो गढ़ के बाहर आसानी से भर्ती किए गए थे। ये वे लोग थे जो गढ़ में प्रवेश करना चाहते थे क्योंकि कोई भी गढ़ में प्रवेश नहीं कर सकता था। जब तक वे मिशन को पूरा करते उन्हें एक परीक्षा देने का मौका मिलता और जो लोग परीक्षा पास करते उन्हें गढ़ में प्रवेश करने का विकल्प मिलता। वह खुद पैंथर्स संगठन के समूह में सबसे कमजोर था। संगठन में हजारों सैनिक थे और प्रत्येक सैनिक कम से कम पतले आदमी के स्तर पर था। लेकिन वहां कई अन्य लोग थे जो अविश्वसनीय रूप से मजबूत थे और वे आसानी से पतले आदमी को एक अंगुली से कुचल सकते थे। हालांकि उसे पैंथर्स संगठन का सबसे कमजोर सदस्य माना जाता था, इसका मतलब यह नहीं था कि वह अकेला था जो उस स्तर पर था। वहां हजारों अन्य लोग थे जो उसके समान स्तर पर थे। उनमें से सभी हाल ही में शामिल हुए थे। संगठन में मौतों की संख्या कुछ ऐसी थी जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था और नतीजतन नियमित रूप से नए प्रतिस्थापन होते रहते थे। पतला आदमी खुद हाल ही में संगठन में शामिल हुआ था। उसने उपनेता की कृपा प्राप्त की थी जब उसने उसे एक सेवा की थी। उस सेवा का बदला चुकाने के लिए उपनेता ने उसे यह मिशन दिया था। जब तक वह इसे पूरा करता उसे पदोन्नति दी जाएगी और उसे ऐसे लाभ दिए जाएंगे जो उसे और भी मजबूत बना सकें। संगठन में ताकत ही एक व्यक्ति की रैंक निर्धारित करती थी। कमजोर हमेशा नीचे होते थे। वे आमतौर पर युद्ध के दौरान पहले भेजे जाने वाले तोप के चारे होते थे। जब विवान ने ये सभी जानकारी प्राप्त की तो वह चौंक गया। एक चीज जो उसने महसूस की थी वह ये थी कि पतला आदमी और जिस संगठन की वह बात कर रहा था वे सभी देश की वर्तमान सेना में नहीं थे। ये बस इसलिए था क्योंकि जब विवान ने शरीर को मजबूत करने वाले समाधान को प्रस्तुत किया तो वल्नारो बहुत खुश था। इसके अलावा विवान द्वारा शरीर को मजबूत करने वाले समाधान का उत्पादन करने के कारण सेना ने सोचा कि उसे सेना का सदस्य बनाना बेहतर होगा। इसका मतलब था कि पतले आदमी के स्तर का एक व्यक्ति सेना में एक अभिजात वर्ग माना जा सकता था। ये वास्तव में अजिमेनियन सेना की एक ट्रम्प कार्ड का हिस्सा था जो अपने दुश्मनों पर आश्चर्यजनक हमला करने की योजना बना रही थी। चूंकि ऐसा था, ये स्पष्ट था कि गढ़ और ये तथ्य कि गढ़ इस महाद्वीप से बाहर स्थित था, ये सेना का हिस्सा नहीं था। लेकिन उस समय विवान के मन में चल रहा सवाल यह था कि गढ़ के लोग किसके खिलाफ लड़ाई कर रहे थे और ये कैसे संभव था कि वे सभी इस तरह से छिपे हुए थे बिना किसी जानकारी के लीक हुए। विवान यह सभी जानकारी प्राप्त करना चाहता था,
लेकिन यह बस इतना था कि पतला आदमी वास्तव में उसके द्वारा पहले ही जारी की गई जानकारी के अलावा कोई और जानकारी नहीं दे सकता था। प्रतिबंध ये सुनिश्चित करता था कि पतला आदमी उस क्षण में गंभीर दर्द का अनुभव करे जब वह उस जानकारी को प्रकट करने की हिम्मत करता जो गोपनीय मानी जाती थी। विवान इसे उस क्षण से संबंधित कर सकता था जब उसकी यादें सील की गई थीं। जिस तरह से यह उसके लिए एक रहस्य था कि उसकी यादें कैसे सील की गईं, उसी तरह यह उसके लिए एक रहस्य था कि पतले आदमी पर लगाए गए सील को यह पहचानने में कैसे सक्षम था कि वह वास्तव में उस जानकारी को प्रकट करने की कोशिश कर रहा था जो छिपी हुई थी। पतले आदमी ने जो जानकारी प्रकट की थी, उसके अनुसार सील उसे नष्ट कर देगी जब वह दर्द सहन करने की हिम्मत करेगा और जानकारी प्रकट करेगा। निश्चित रूप से वह जानकारी प्रकट करने से पहले ही मर जाएगा। विवान ने अपना सिर हिलाया। फिर उसने श्रेयंका से कहा कि वह गढ़ का स्थान प्राप्त करे ताकि वह एक दिन वहां जा सके। चूंकि वहां लोग थे जो गढ़ में शामिल होना चाहते थे, तो ये स्पष्ट था कि ये लोग पहले गढ़ का हिस्सा नहीं थे। और चूंकि ऐसा था, विवान इस मौके का उपयोग करके गढ़ में प्रवेश करने की कोशिश कर सकता था ताकि वह शायद ये समझ सके कि क्या चल रहा है। उसे ये स्थिति पसंद नहीं थी जहां उसकी जिंदगी किसी और के द्वारा नियंत्रित हो रही थी या वह कुछ महत्वपूर्ण चीजों के बारे में अंधेरे में था। अब उसने सोचा कि अंततः नेथन को समाप्त करने का समय आ गया है। यह आदमी अब जीवित रहने के लायक नहीं था। जब उसने देखा कि विवान नेथन की ओर बढ़ रहा है, तो पतले आदमी ने विवान पर चिल्लाया, तुम उसे नहीं मार सकते। अगर वह मर गया तो तुम सबसे बुरे समस्याओं का सामना करोगे जो तुम कभी भी सामना कर सकते हो। तुम्हारे द्वारा बताए गए किसी भी प्रकार की समस्याओं से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे लिए, जो कोई भी मुझसे अपमानित होने की हिम्मत करता है, उसे उचित कीमत चुकानी होगी। और चूंकि उसने उस व्यक्ति की जान ली जिसे मैं प्यार करता हूं, उसे भी अपनी जान देकर इसकी भरपाई करनी होगी। विवान ने बिना पलटे जवाब दिया। हालांकि उसने सुना था कि गढ़ में कई मजबूत संगठन हैं, इसका मतलब यह नहीं था कि वह उनसे डरता था। यहां तक कि अगर वे उसके पीछे आने का निर्णय लेते, तो वह निश्चित था कि वे सभी एक साथ नहीं आएंगे। इसके अलावा ये जानने का एक कारण होना चाहिए कि उन्होंने नेथन को बचाने के लिए एक और मजबूत व्यक्ति नहीं भेजा, अगर नेथन के पास जो था वह इतना महत्वपूर्ण था। नेथन से वे क्या चाहते थे, यह उसकी चिंता नहीं थी। चूंकि वह अंततः नेथन को मारने वाला था, और चूंकि ये कुछ ऐसा था जो वे नेथन के जीवित रहने पर चाहते थे, इसका मतलब था कि वह नेथन को जीवित रखने के लिए पहले से ही नेथन को मारने वाला था ताकि वह उस चीज को प्राप्त कर सके जो संगठन चाहता था। बिना एक और शब्द कहे, विवान ने वह बंदूक निकाली जो उसे सेना द्वारा दी गई थी और नेथन की ओर तान दी। मुझे उम्मीद है कि तुम शांति से विश्राम करोगे, विवान ने कहा जब उसने नेथन को देखा जो उसे निर्जीव आंखों से देख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे ये भी एहसास नहीं था कि विवान वहां है। बिना किसी हिचकिचाहट के विवान ने ट्रिगर खींचा। बैंग! गोलियां नेथन के खोपड़ी में घुस गईं, उसकी मिजरेबल जिंदगी को समाप्त कर दिया। मैंने तुम्हें वह सारी जानकारी दी जो मेरे पास थी ताकि तुम कम से कम मुझे उस मिशन को पूरा करने की अनुमति दे सको जो मुझे दिया गया था। लेकिन अब जब तुमने मुझे न केवल मिशन पूरा करने से रोका है, बल्कि तुमने उस मिशन को भी नष्ट कर दिया है, तुम्हें आने वाली कीमत के लिए तैयार रहना होगा। पतला आदमी विवान पर हताशा से चिल्लाया। उसके तुरंत बाद वह जमीन पर तड़पने लगा। जब विवान ने उसे देखा, तो उसने देखा कि पतला आदमी वास्तव में एक प्रकार के जहर से पीड़ित था। उसकी त्वचा बैंगनी हो गई, फिर अंततः काली हो गई। इसके बाद पतला आदमी केवल राख में बदल गया, जो वहां छोड़ दिया गया, ये संकेत देते हुए कि वहां पहले एक व्यक्ति था जो जमीन पर लेटा हुआ था। विवान को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि उस व्यक्ति में वास्तव में जहर था, और उसने अपने मिशन में पूरी तरह से असफल होने के क्षण में खुद को मारने में भी संकोच नहीं किया। चूंकि उसका मिशन नेथन को बचाना था और नेथन मर गया था, तो ये स्पष्ट था कि वह मिशन को पूरा नहीं कर सकता था। और संगठन के लिए इतनी महत्वपूर्ण मिशन में असफल होना कुछ और नहीं बल्कि निश्चित मौत थी। पतले आदमी के लिए ये सम्मान में मरना बेहतर था, बजाय इसके कि वह मिशन में असफल होने के बाद वापस लौटने पर मारा जाए।